वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सर। तो आज है 6 जनवरी 2023। अभी अपकमिंग टाइम में अलग अलग जगह जो भी पेपर्स हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू दैट, तो अभी अब अपकमिंग टाइम में MP NHM स्टाफ नर्स का पेपर है, ANM वालों का पेपर है, साथ ही साथ जिनका भी हरियाणा के लिए डेट कंफर्म है, आई थिंक 29 को है जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था तो उन्होंने अपडेट किया था। महाराष्ट्र में पेपर है। मेरी रिक्वेस्ट है उन सभी लोगों से कि ऐसा नहीं है कि आज यदि हमें हरियाणा के यहाँ पर एक क्लास में 2 पेपर सॉल्व करेंगे, 2 सेट इन 1 क्लास का मतलब है 2 पेपर होंगे आपके जो कि ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है हरियाणा के। तो मैं आपको बता दूं, हरियाणा में जो एग्ज़ाम होता है CHO का OMR बेस्ड एग्ज़ाम होता है आपका। आपको हार्ड कॉपी दी जाती है, OMR आंसर शीट दी जाती है जिसमें आपको अपने आंसर है जो मार्क करने होते हैं। तो इस बार भी सेम वही पैटर्न फॉलो किया जाना, इसलिए आपको जो अभी अप्रैल में 2022 में पेपर हुआ था और 2021 में जो हरियाणा में पेपर हुआ था, तो ये दोनों पेपर आपको 2022 और 2021 के आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। और हरियाणा में जो अमरू यूनिवर्सिटी के थ्रू पेपर हुआ था CHO का, वो ऑलरेडी अपडेटेड है। उसको आपके लिए एक बार और है जो प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके समझा दिया जाएगा कि हरियाणा में पेपर आखिर आते किस तरीके से हैं। यदि आप 2021 के पेपर को देखेंगे, 2022 के पेपर को देखेंगे हरियाणा के, आपको ज़्यादा उतना डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। दैट मीन्स पैटर्न सेम फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पर विथ सिलेबस के हम आपको बताने वाले हैं। पहले हम पूरा सिलेबस देखते हैं ओनली 2-3 मिनट में कि हरियाणा का सिलेबस क्या है CHO के लिए, आपको और क्या क्या पढ़ना है इन क्वेश्चन पेपर्स के अलावा, आपको ये क्वेश्चन पेपर किस तरीके से हेल्प करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट उन सभी लोगों से है जो भी लोग अलग अलग स्टेट का पेपर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है आपके स्पेशली CHO NHM स्टाफ नर्स में यही क्वेश्चन पेपर में आपका जो भी चीज़ें कवर अप होने वाली हैं, इसमें मैं बता दूं सिलेबस है जो एज एन आपका जो ऑफिशियल सिलेबस है, तो टोटल यहाँ पर आपके 100 MCQs आते हैं। तो इसमें 60% आपका जो INC के थ्रू यदि BAMS BSc नर्सिंग पोस्ट BSc नर्सिंग वाले एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको 60% आपका जो नर्सिंग का सिलेबस है BSc का, उसमें जो भी सिलेबस आप कवर करते हैं पूरे 15 से 16 सब्जेक्ट उनमें से आएगा। GK GS आना है 10 नंबर का, रीजनिंग मैथ आती है 10%, रिप्रोडक्टिव जो RMNCH+A प्रोग्राम है इसमें से आपको 10% क्वेश्चन आते हैं। MLHP तो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड हेल्थ एंड एडोलेसेंट, तो यहाँ पर दैट मीन्स आपका जो OBG की जो बेसिक क्वेश्चन है, एडोलेसेंट एज ग्रुप है, इनमें क्या प्रॉब्लम्स है, न्यूबॉर्न में क्या प्रॉब्लम्स है, मीन्स यहाँ पर आपकी पीडियाट्रिक है जो पूरा RMNCH+A प्रोग्राम में से आपको 10 क्वेश्चन आएंगे। फिर MLHP कोर्स इंटीग्रेटेड इन द बेसिक BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, तो जो 2019 के बाद वालों के लिए आपको जो ऐड किया गया था सिलेबस, उसमें से आपको 10% आएगा, तो वो यहाँ पे आपको पता चलेगा। और मैं आपको बताती जाऊँगी कि जो यहाँ पर 10% का है कौन से क्वेश्चन अलग से ऐड कर दिए गए हैं। आई होप आपको क्वेश्चन पेपर अच्छे लगे तो एंड तक जरूर बने रहें क्लास में। जो लोग नए हैं चैनल पर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोग पुराने पेपर्स स्पेशली अभी तो ये जो हरियाणा के पेपर्स हैं, क्योंकि ये टाइपिंग पेपर्स हैं, तो यहाँ पर आपको मेरे पास ओनली अभी 2 पेपर्स हैं, तो आपको आज चैनल पर अपडेट कर दिए जाएंगे, तो आप यहाँ से उन पेपर्स को देख सकते हैं। यदि आप इन हरियाणा के दोनों पेपर्स प्लस 13 सीरीज़ है, 13 सीरीज़ हैं, वो परचेस करना चाहते हैं तो आप मेरे डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इनको ले सकते हैं। ओनली 100 रुपीज़ में आपको 2 हरियाणा के पेपर प्लस 13 सीरीज़ हैं जो प्रोवाइड करवाई जाएंगी। और भी कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आया था, तो यहाँ पर पेपर मैंने जैसा आपको बताया कि हार्ड कॉपी दी जाती है, तो जिन भी पेपर्स का फॉर्मेट ब्लड होता है आपको इस तरीके से पेपर टाइप करके प्रोवाइड करवाया जाता है। पूरा पेपर है जो इंग्लिश लैंग्वेज में होता है आपका। हरियाणा वालों के लिए मैं बता दूं तो आपको इसी तरीके से आपको पेपर है जो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मोस्ट कॉमन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इन एडोलेसेंट इज, तो एडोलेसेंट एज ग्रुप में जो आपका 10% है यहाँ पर RMNCH+A, तो यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए आपके। तो मोस्ट कॉमन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या होती है एडोलेसेंट एज ग्रुप में? एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन या फिर एक्सेसिव इरिटेबिलिटी। तो एडोलेसेंट एज ग्रुप कंसीडर किया जाता है 10 से 19 साल तक की एज ग्रुप का। कब का? 10 to 19 ईयर्स एज ग्रुप का, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के
और इस एज ग्रुप में जो सबसे कॉमन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है वो होती है एंजाइटी डिसऑर्डर। क्या होगा? एंजाइटी डिसऑर्डर। और जो टोडलर एज ग्रुप में पूछते हैं यदि, तो वो होगा क्या? इरिटेशन। यदि टोडलर एज ग्रुप में पूछे तो इरिटेशन। नेक्स्ट वन इज एक्सपेंडेड CPHC सर्विसेज डिलीवरी इंक्लूड्स। तो यहाँ पर CPHC क्या है? CPHC है जो, तो CPHC सर्विसेज में क्या क्या प्रोवाइड करवाया जाएगा? तो यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर। क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज में क्या क्या इंक्लूड होगा? पॉपुलेशन एनुमरेशन एंड इम्प्लीमेंटेड ऑफ फैमिली एट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सर्विसेज एंड सर्विस डिलीवरी फ्रेमवर्क, कंटिन्यूटी ऑफ केयर एंड पेशेंट सेंट्रिक केयर। जैसा इसका फुल फॉर्म है, क्या है? आयुष्मान भारत की जो कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर है, प्रोग्राम है, तो यहाँ पर जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के लिए एक्चुअल में लाया गया था CPHC सर्विसेज, तो यहाँ पर इन सभी के लिए है। किसके लिए? पॉपुलेशन जो कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से जुड़ी हुई है, या फिर जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो कि इस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे, और पेशेंट सेंट्रिक केयर यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। और CPHC का फुल फॉर्म है कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर। नेक्स्ट वन इज, और अभी मैं बता दूं कि अभी रिसेंट में BNS 04142 का एग्ज़ाम हुआ है अलग अलग स्टेट में, तो दोनों पेपर आपको कल एक ही सिंगल क्लास में सॉल्व करवा दिए जाएंगे। पेपर मेरे पास अवेलेबल हो गए हैं, आपको कल है जो पेपर सॉल्व करके बता दिए जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, स्टरलाइजेशन सर्विसेज कैन नॉट बी प्रोवाइडेड टू द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो स्टरलाइजेशन सर्विसेज कैन नॉट बी प्रोवाइडेड, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। स्टरलाइजेशन सर्विसेज का मतलब है यहाँ पर कि ट्यूबेक्टोमी और बेसेक्टोमी सर्विसेज किनको प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी, किसी एक को छोड़कर। दैट मीन्स उसको हम प्रोवाइड करवा सकते हैं। क्वेश्चन समझने की कोशिश करें। यहाँ पे कहा है स्टरलाइजेशन सर्विसेज कैन नॉट बी प्रोवाइडेड, मतलब इनको हम नहीं दे सकते, लेकिन किसी एक को छोड़कर, मतलब जिसको हम दे सकते हैं। ऑप्शन में है यहाँ पर एवर मैरिड मेल और फीमेल क्लाइंट, विडो है यहाँ पर, विंडो नहीं है, विडो विदाउट चिल्ड्रन, लिव इन कपल्स, अनमैरिड वुमेन। तो स्टरलाइजेशन सर्विसेज हम किसको नहीं दे सकते हैं? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए किसको नहीं देंगे। विडो, विधवा जिसके बच्चे नहीं हैं, लिव इन कपल्स, जो लिव इन कपल्स हैं उनको हम स्टरलाइजेशन करने के लिए नहीं कहेंगे कि जाओ आप अपना परमानेंट फैमिली प्लानिंग करवा लो। फिर अनमैरिड वुमेन जिसकी शादी नहीं हुई है, तो उसको हम स्टरलाइजेशन सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करवाएंगे। स्टरलाइजेशन का मतलब यहाँ पर फैमिली प्लानिंग से है। तो यहाँ पर जिसको हम प्रोवाइड करवा सकते हैं वो कौन होगा? एवर मैरिड मेल और फीमेल क्लाइंट, इनको हमें प्रोवाइड करवा सकते हैं। बट विडो, विधवा औरत, विधवा जिसके बच्चे नहीं है, लिव इन कपल्स और अनमैरिड वुमेन को हम स्टरलाइजेशन सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज स्टरलाइजेशन प्रोसीजर कैन बी फॉर्म इन ऑल एक्सेप्ट। अब क्वेश्चन है नेक्स्ट है यहाँ पर कि स्टरलाइजेशन प्रोसीजर हम किन में कर सकते हैं किसी एक को छोड़कर, मतलब सब में करेंगे किसी एक को छोड़कर। वुमेन इमीडिएटली आफ्टर बर्थ ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, वुमेन डिलीवर्ड एट होम, वुमेन नॉट एन एलिजिबल कपल लिस्ट ऑफ द एरिया, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर है कि स्टरलाइजेशन प्रोसीजर कैन बी फॉर्म इन ऑल एक्सेप्ट, मतलब सब में कर सकते हैं किसी एक को छोड़कर। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। क्या है? ऑल ऑफ दी अबव। मतलब यहाँ पर हम किसी में भी स्टरलाइजेशन प्रोसीजर नहीं करवा सकते हैं। क्यों? फर्स्ट में कहा है कि फर्स्ट चाइल्ड के तुरंत बाद जनरली स्टरलाइजेशन प्रोसीजर की जो रूल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट के एटलीस्ट 2 बच्चे होना चाहिए। तो यहाँ पर कहा है फर्स्ट चाइल्ड के तुरंत बाद, जिसकी डिलीवरी घर पे हुई हो उसमें, या फिर जो कि एलिजिबल कपल की लिस्ट में नहीं आता है। एलिजिबल कपल 15 से 45 साल तक की एज ग्रुप के हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। क्या होगा आपका आंसर? ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन आपका
एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस प्री एनेस्थेटिक एनाल्जेसिक मेडिकेशन रिकमेंडेड बिफोर स्टरलाइजेशन इज आर। तो जो ट्यूबेक्टोमी और बेसेक्टोमी की जाएंगी उसके पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो प्री एनेस्थीसिया फिर एनाल्जेसिक मेडिकेशन दिए जाते हैं वो कौन से दिए जाते हैं? पैथिडीन, पेंटाजोकिन, प्रोमेथाजीन या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग स्टरलाइजेशन के पहले जो एनेस्थीसिया दिया जाएगा वो सभी होंगे, इन सभी को है जो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज टेक्निक यूज टू ऑर्गेनाइज द एलिमेंट्स ऑफ FP काउंसलिंग प्रोसेसेस। तो यहाँ पर जो फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग है, यहाँ पर क्या है FP मतलब कि फैमिली प्लानिंग जो काउंसलिंग है इसके लिए गैदर टेक्निक को कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं? तो वो है यहाँ पर गैदर टेक्निक। कौन सी? गैदर टेक्निक। क्वेश्चन एग्जाम में गैदर टेक्निक से बहुत सारे आते हैं। एक तो ये आता है काउंसलिंग से 2-3 क्वेश्चन आपको आते हैं। फिर काउंसलिंग में कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं? तो वो गैदरिंग टेक्निक होती है। काउंसलर और काउंसली मतलब जो काउंसलिंग कर रहा है और जो ले रहा है उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो सब आपको एग्ज़ाम में आता है, लेकिन गैदर टेक्निक हर एक CHO एग्ज़ाम में रखी हुई आपको मिलेगी। नेक्स्ट वन, IUCD इज नॉट बी इंसर्टेड इफ। तो इंट्रायूट्राइन जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है हम कब इंसर्ट नहीं करेंगे? सो नॉट बी इंसर्टेड इफ सर्वाइकल मूवमेंट इज पेनफुल, यूट्रस इज इनलार्ज एंड इंडेक्स टेंडर, सर्विक्स इज नॉट मोबाइल, हार्ड और ब्लीडिंग टू मच या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो ऐसे इन सभी केस में हम IUCD इंसर्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी सर्वाइकल पेनफुल है। IUCD लगाने के बाद ब्लीडिंग होती है, पेन भी होता है, यूट्रस इनलार्ज है, टेंडरनेस देखने को मिल रही है, ऑलरेडी प्रॉब्लम्स है, सर्विक्स क्या है नॉट मोबाइल, हार्ड और ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा टच करने से ही ब्लीडिंग होती है। तो ऐसे केस में आप IUCD इंसर्ट नहीं करेंगे। सो हियर इज द राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट वन इज 0.5% क्लोरीन सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग। 0.5% जो क्लोरीन सॉल्यूशन है किसके थ्रू प्रिपेयर किया जाता है? 30% ब्लीचिंग पाउडर, 10% ब्लीचिंग पाउडर, 20% ब्लीचिंग पाउडर या फिर 40% ब्लीचिंग पाउडर। तो 0.5% क्लोरीन सॉल्यूशन है किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है? 10% ब्लीचिंग पाउडर के। किसके द्वारा? 10% ब्लीचिंग पाउडर के। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन आपका, लिनेन्स एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आर ऑटोक्लेव्ड फॉर 30 मिनट्स एट। तो ऑटोक्लेविंग में जो हम लिनेन हो गए या फिर जो भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है इनको हम कितने टाइम के लिए 30 मिनट के लिए कितना यहाँ पर प्रेशर यूज़ करेंगे? ऑप्शन में है 15 LV स्क्वायर इंच प्रेशर, 30 LV, 20 या फिर 40। तो जो यहाँ पर प्रेशर यूज़ किया जाता है वो था 15 LV स्क्वायर इंच प्रेशर, 121 डिग्री सेल्सियस। यदि पूछते हैं तो 121 डिग्री सेल्सियस, 20 से 30 मिनट तक का टाइम दिया जाता है और 15 LV जो यहाँ पर प्रेशर होगा। और जो बेस्ट मेथड होती है स्टरलाइजेशन के लिए हॉस्पिटल में तो वो क्या होती है? ऑटोक्लेविंग। नेक्स्ट वन इज द एनाटॉमिकल वेस्ट सच एज प्लेसेंटा बॉडी पार्ट्स आर सेग्रीगेटेड इन। तो जो एनाटॉमिकल वेस्ट जैसे कि प्लेसेंटा हो गए, एम्पुटेटेड बॉडी पार्ट्स हो गए, तो कहाँ पर हम सेग्रीगेट करेंगे? रेड बिन में, येलो बिन में, ब्लैक बिन में कि वाइट और ब्लू बिन में? तो सबको पता है कि जो एनाटॉमिकल वेस्ट होता है ह्यूमन बॉडी का वेस्ट होगा, कोई फ्लूइड होगा या फिर कुछ बॉडी पार्ट्स होंगे, प्लेसेंटा होगा, एम्पुटेशन के बाद जो भी फिंगर्स एंड कुछ भी कटता है तो वो सब हम येलो कलर के बिन में क्या करेंगे? सेग्रीगेट करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट वन इज फैमिली प्लानिंग कमोडिटीज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आशा एट कम्युनिटी लेवल इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। फैमिली प्लानिंग कमोडिटीज़ यहाँ पर यूज़ की जाती हैं। फैमिली प्लानिंग कमोडिटीज़ का मतलब है फैमिली प्लानिंग की जो मेथड्स हैं यहाँ पर एक आशा वर्कर सब कुछ प्रोवाइड करवाएगी किसी एक को छोड़कर, तो वो क्या होगा? ऑप्शन में निरोध, माला एन, इजी पिल एंड छाया, ट्यूबल रिंग या फिर PTK।
तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पर जो एक हम ये कह सकते हैं आशा वर्कर है नहीं प्रोवाइड कराएगी वो होगा पीटीके। इसको जनरली फोटोथेरापीटिक केरेटोटॉमी कहेंगे, लेकिन यहाँ पर फैमिली प्लानिंग कमोडिटीज़ की बात हो रही है तो निरोध मतलब कॉन्डोम, माला एन इजी पिल एंड छाया, माला एन ई पिल है यहाँ पर, ई पिल प्रोवाइड इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल प्रोवाइड करवाएंगी, छाया प्रोवाइड कराएंगी, ट्यूबल रिंग्स दे सकती हैं लेकिन पीटीके प्रोवाइड नहीं कराएंगी। नेक्स्ट वन इज द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाइटल स्टैटिक्स आर, तो वाइटल स्टैटिक्स का इम्पोर्टेंट सोर्स क्या है, पॉपुलेशन सेंसस मतलब जनगणना, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो वाइटल स्टैटिक्स का जो सोर्स है यहाँ पर ये सभी है, क्या है, ये सभी है। पॉपुलेशन जनगणना से भी पता चलेगा आपको, एसआरएस डेटा से भी पता चलेगा, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम से भी पता चलेगा। तो यहाँ पर आप मार्क करेंगे किसको, सभी को। जनगणना हर 10 साल में होती है, एसआरएस डेटा कलेक्ट हर 6 महीने में किया जाता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम हर 6 महीने में अपना डेटा प्रेजेंट करता है और जो जनगणना है वो हर 10 साल में की जाती है। लास्ट टाइम हुई थी 2011 में, उसके बाद अभी तक नहीं हुई है, एसआरएस डेटा से ही काम चल रहा है। नेक्स्ट वन इज नियरली What percentage of out of pocket expenditure on health is an account of primary care? तो कितने परसेंट यहाँ पर पॉकेट एक्सपेंडिचर किया जाता है प्राइमरी केयर पर, 90%, 80%, 70% की 75%? तो ये किया जाता है कितना, एटलीस्ट 80% तक। 80% ऑफ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज एन अकाउंट ऑफ प्राइमरी केयर। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, सब सेंटर कवरिंग अ पॉपुलेशन ऑफ आर कन्वर्टेड टू हेल्थ वेलनेस सेंटर। तो एक सब सेंटर कितनी पॉपुलेशन कवर करेगा, सब सेंटर को ही नाउअडेज हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कहा जाता है। आयुष्मान भारत योजना के तहत जो सब सेंटर खोले गए हैं उनका जो नाम है वो क्या है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। तो यहाँ पर पॉपुलेशन नॉर्म्स पूछा है तो वो होता है 3000 से 5000 तक, कितना, 3000 to 5000। सिंपल प्लेन एरिया है वहाँ पर 5000, जो ट्रैवल एरिया है वहाँ के लिए कितना है, 3000। नेक्स्ट वन इज द प्रिंसिपल ऑफ डिलीवरी ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर, जो अभी हमने सीपीएचसी पढ़ा है स्टार्टिंग में, सर्विसेज बीइंग टाइम टू केयर इज टू बी नॉट मोर देन। प्राइमरी हेल्थ केयर की टाइमिंग, जो टाइम टू केयर है, कितने ज़्यादा टाइम की नहीं होना चाहिए, प्रिंसिपल क्या है। इसके बाद यदि ज़रूरत पड़ती है तो आप रेफरल है जो सर्विसेज अपनाएंगे, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट या फिर 60 मिनट। तो प्राइमरी हेल्थ केयर जो कॉम्प्रीहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर है, इसके तहत टाइम टू केयर जो यहाँ पर इन्होंने एक कॉमा लगा के दिया है, हाईलाइट करके बताया, टाइम टू केयर सीपीएससी सर्विसेज के थ्रू, तो ये कभी भी 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आपने प्राइमरी हेल्थ केयर कर दी, इनकेस रेफरल की ज़रूरत है तो विद इन 30 मिनट के बाद ही आप उसको रेफ़र कर दें। नेक्स्ट वन इज एन अर्बन पीएचसी कैटर्स टू अबाउट हाउ मच पॉपुलेशन। देखिए क्वेश्चन कितना मज़ेदार है। अभी तक आपने पढ़ा 20,000 जनता हो गई किसके लिए, नॉर्मल जो पहाड़ी इलाके ट्राइबल एरिया उसके लिए पीएचसी में, और जो 30,000 हो गई वो प्लेन एरिया के लिए। लेकिन यहाँ पे कहा है अर्बन, जो शहरी क्षेत्र में प्राइमरी हेल्थ सेंटर खुले हुए हैं वहाँ पर कितनी जनता होगी एक पीएचसी के लिए, 50,000, 60,000, 1,00,000 की 70,000। तो 80,000 से 1,20,000 के लिए तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर खुल जाते हैं। अब यहाँ पर अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर की यदि बात की जा रही है कितना होगा, 50,000 पॉपुलेशन इन अर्बन पीएचसी कैटर्स टू अबाउट 50,000 पॉपुलेशन। 50,000 जनता के बीच में एक पीएचसी होगा, कहाँ पर, अर्बन एरिया में, जो शहरी क्षेत्र है वहाँ के लिए। नेक्स्ट वन इज नंबर ऑफ विजिट्स इन होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर इन केस ऑफ होम डिलीवरी इज। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, एक होता है होम डिलीवरी के लिए, एक होता है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए। तो फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है पहले कि नंबर ऑफ विजिट इन होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर, यदि होम डिलीवरी हुई है तो एक जो विजिट करने जाएगा हेल्थ केयर वर्कर तो कितनी होम विजिट के लिए जाएगा।
होम बेस्ड जो न्यूबॉर्न केयर दी जानी है और डिलीवरी भी घर पे हुई है तो 5, 7, 4 या फिर 2। तो यहाँ पर जो होम डिलीवरी के लिए बात की जाती है तो कितना है 7, कितना होगा 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पर जब भी आपको आए क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना। होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर इन केस ऑफ होम डिलीवरी पूछा है तो होगी 7 विजिट। लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ विजिट्स इन होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर इन केस ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। एक यहाँ पे क्यों जोड़ दी है, यदि होम डिलीवरी हुई है, घर पे ही डिलीवरी हो गई है तो उसके लिए तो हो गई 7, लेकिन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हुई है तो कितना विजिट होना चाहिए 6 विजिट। क्लियर। होम विजिट में पूछे एक हेल्थ वर्कर की विजिट, यदि होम बेस्ड डिलीवरी हुई है तो 7, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के बाद होम विजिट करने जाना है आपको, न्यूबॉर्न बेबी को चेक करने जाना है तो 6 विजिट। नेक्स्ट वन इज एक्सपेंडेड रेंज ऑफ सर्विसेज इन कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर इंक्लूड। तो CPSC सर्विसेज में सभी चीज़ें इंक्लूड होंगी, किसी यहाँ पर कौन सी चीज़ें इंक्लूड होंगी, RCH सर्विसेज एंड जनरल एंड पैलिएटिव केयर, स्क्रीनिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो एक्सपेंडेड रेंज ऑफ सर्विसेज इन कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें होंगी। RCH सर्विसेज भी दी जाएगी, पैलिएटिव केयर दी जाएगी, स्क्रीनिंग की जाएगी कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के लिए, और इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज भी कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर के तहत प्रोवाइड करवाई जाएंगी। नेक्स्ट वन इज फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरल फॉर अ क्लस्टर ऑफ हेल्थ वेलनेस सेंटर और हाउ मैनी डिसीज कंडीशन इन इट्स जुरिसडिक्शन इज अ। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट होगा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए जो रेफरल के लिए वो क्या होगा, CHC, अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर की नन ऑफ दी अबव। तो फर्स्ट रेफरल पॉइंट होगा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए PHC। क्या, यदि ओनली रेफरल पूछे तब कहना है आपको कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। क्या कहना है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से, मतलब कि सब सेंटर के लिए जो फर्स्ट रेफरल पॉइंट होगा वो क्या होगा PHC। फिर PHC से रेफर किया जाएगा कहाँ पर, CHC में। नेक्स्ट वन इज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर इज। बेसिक प्रिंसिपल क्या है, ऑप्शन में प्रोविजन ऑफ कंटिन्यूम ऑफ केयर ऑफ ऑल इलनेस इन अ कम्युनिटी, स्ट्रेटेजिक मॉडिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ हेल्थ सिस्टम एट सेकेंडरी एंड टर्सरी लेवल्स, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क फ्लो प्रोसेस टू इफेक्ट CPHC या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के सभी प्रिंसिपल हैं, कंटिन्यूम केयर प्रोवाइड कराना है कम्युनिटी को, स्ट्रेटेजिक मॉडिफिकेशन करना है हेल्थ सेकेंडरी और टर्सरी लेवल में, रीऑर्गेनाइज करना है यदि जो CPSC सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जा रही हैं वो कितने और अच्छे तरीके से इफेक्टिव होंगी, तो उसको क्या करना है, हमें रीऑर्गेनाइज करना है। तो यहाँ पर आपका आंसर भी क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो टॉपिक है आपका, इसमें आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसमें से आपको हेल्थ एंड वेलनेस में से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो सब सेंटर, इसमें से आपको 5 से 6 क्वेश्चन तक एग्जाम में आएंगे। तो आप अपना जो रेडी करके जाएं कि आपको कुछ भी पूछ सकते हैं। मेनली CPSC ही आता है, जितने अभी तक मैंने एग्जाम का एनालिसिस किया है अलग अलग जगह। नेक्स्ट वन इज एसेंशियल आउटपुट ऑफ हेल्थ वेलनेस सेंटर आर। तो एसेंशियल आउटपुट क्या होंगे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के, HWC डेटाबेस, हेल्थ कार्ड्स एंड फैमिली हेल्थ फोल्डर्स, इंक्रीज्ड एक्सेस टू सर्विसेज या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सभी एसेंशियल आउटपुट होंगे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के। नेक्स्ट वन इज फुलक्रम ऑफ CPHC फॉर प्लानिंग, डिलीवरी एंड मॉनिटरिंग सर्विसेज फॉर डिफाइंड अटैचमेंट पॉपुलेशन इज। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो फुलक्रम है CPSC में, तो कितने पॉपुलेशन के लिए या फिर कहाँ के लिए, प्राइमरी हेल्थ केयर टीम एट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, प्राइमरी हेल्थ केयर टीम एट सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ केयर टीम एट PSC या फिर CSC में। तो जो कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर है प्लानिंग और डिलीवरी के लिए, तो यहाँ पर किसके लिए है, तो ये प्राइमरी हेल्थ केयर टीम एट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, फुलक्रम ऑफ CPSC। याद रखें एग्जाम में आता है।
नेक्स्ट वन इज प्री स्कूल एंड स्कूल चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज इंक्लूड। तो यहाँ पर प्री स्कूल एंड स्कूल चाइल्ड है, तो इनकी हेल्थ सर्विसेज में क्या इंक्लूड होगा? बाय एनुअल स्क्रीनिंग, स्कूल हेल्थ रिकॉर्ड, आई केयर एंड डिवॉर्मिंग, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो प्री स्कूल है, प्री स्कूल का मतलब है जो बिलो 6 ईयर है, और स्कूल गोइंग का मतलब है 6 to 10 ईयर के बच्चे हैं। तो यहाँ पर इनको ये सभी सर्विसेज प्रोवाइड करवाई। और स्कूल जो चाइल्ड होते हैं तो यहाँ पर बाय एनुअल स्क्रीनिंग मतलब साल में 2 बार स्क्रीनिंग की जाती है, स्कूल हेल्थ रिकॉर्ड्स चेक किए जाते हैं, आई केयर की जाएगी, डिवॉर्मिंग है जो दिए जाएंगे, डिवॉर्मिंग में जो एल्बेंडाजोल मेबेंडाजोल दिए जाते हैं वो दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट वन इज द बेसिक ओरल हेल्थ केयर इंक्लूड्स। तो बेसिक ओरल हेल्थ केयर में क्या आएगा? अवेयरनेस, अर्ली डिटेक्शन एंड रेफरल अबाउट कॉमन ओरल प्रॉब्लम्स, mobilization for screening of oral cancer, creating awareness about ill effect of substance abuse। तो ओरल हेल्थ केयर में सभी चीज़ें आएंगी कि यदि आपको ओरल प्रॉब्लम है तो आप उनको अर्ली डिटेक्ट कराएं, उनके बारे में आपको जागरूक होना चाहिए कि आपको यदि मान लीजिए ल्यूकोप्लाकिया हो रहा है या फिर एरिथ्रोप्लाकिया हो रहा है, जो वाइट और रेड पैचेस हो रहे हैं मुंह में, वो आप कहीं बाहर जाके ओरल कैंसर के लिए स्क्रीनिंग करा सकते हैं। फिर यहाँ पर अवेयरनेस प्रोवाइड कराना है कि जो लोग जर्दा गुटखा तंबाकू खाते हैं तो ये सब क्या है? सभी ओरल हेल्थ केयर के ही बेसिक पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज फर्स्ट एड फॉर एनिमल बाइट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो फर्स्ट एड सभी है एनिमल बाइट के लिए, किसी एक को छोड़कर। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टिटनस वैक्सीन एंड अर्ली वुंड क्लीनिंग, प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स, रेबीज पोस्ट एक्सपोजर ट्रीटमेंट या फिर स्टिचिंग ऑफ वुंड। तो फर्स्ट एड के तौर पर यदि एनिमल ने काटा है, बाइट किया है आपको, तो आपको यहाँ पर सब कुछ करना है। रेबीज पोस्ट एक्सपोजर ट्रीटमेंट है जो नहीं करना, जनरली यही किया जाता है, बस एज ऑन हम ऑफिशियल आंसर की के जाते हैं। तो यहाँ पर आंसर इसका यही दिया गया है। रेबीज एक ऐसी बीमारी है जिसका ओनली पोस्ट एक्सपोजर काटने के बाद ही ट्रीटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट वन इज आशा इज वर्किंग अंडर विच प्रोग्राम। तो जो आशा वर्कर होती हैं NRHM प्रोग्राम के तहत काम करती हैं। नेक्स्ट इज द रोल ऑफ मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर MLHP इज ब्रॉडली एक्सपेक्टेड टू कैरी आउट द फॉलोइंग। तो एक MLHP का काम सब कुछ है, किसी एक को छोड़कर रोल सब कुछ है। पब्लिक हेल्थ फंक्शन, लीडरशिप एट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, एम्बुलेटरी केयर एंड मैनेजमेंट, या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर ये सभी हैं, एक MLHP के सभी रूल्स हैं कि पब्लिक हेल्थ फंक्शंस क्या हैं उनको मेंटेन करके रखना है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में लीडरशिप प्रोवाइड, लीडर का काम यही करेंगे जो CHO या फिर MLHP होते हैं, और एम्बुलेटरी केयर और मैनेजमेंट का काम भी यही देखेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट वन इज की रिक्वायरमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज। की रिक्वायरमेंट क्या है IEC के लिए, ICT के लिए? अधेरेंस टू एप्लीकेबल स्टैंडर्ड लेड डाउन अंडर MDDS एंड हर विथ सिक्योरिटी एंड डेटा प्राइवेसी, कन्फिगरेबिलिटी एंड हाई लेवल ऑफ इंटरपोलेबिलिटी टू इंटीग्रेट विथ स्टेट एंड नेशनल हेल्थ लेवल पोर्टल, मैनेजिंग लार्ज डेटा वॉल्यूम्स ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो ICT के की रिक्वायरमेंट से सब कुछ है कि जो MDDS है और जो सिक्योरिटी डेटा है उसको क्या करना, प्रॉपर रखना, कॉन्फ़िगर करना कि जो स्टेट और नेशनल लेवल के बीच में एक जो सामान्य हम सामान्यत्व बिठा के रखते हैं बीच में, वो प्रॉपर बना रहे, और जो लार्ज डेटा है वॉल्यूम है, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करके रखना है। तो ये सब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का ही क्या है, रिक्वायरमेंट्स हैं। नेक्स्ट वन इज मेडिसिन लिस्टेड एज पर EDL फॉर अ इमरजेंसी ड्रग लिस्ट के अकॉर्डिंग नीड्स टू बी इंश्योर एट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? PHC सब सेंटर, CHC बोथ एंड भी, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा नन ऑफ दी अबव। EDL के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो मेडिसिन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए, तो यहाँ पर किसकी ज़रूरत होगी? तो यहाँ पर जो EDL मेडिसिन है यहाँ पर इनके लिस्टेड नहीं रहेंगे, ना तो PSC में होंगे, ना CSC में, ना सब सेंटर में। नेक्स्ट वन इज डायग्नोस्टिक सर्विसेज एज पर गाइडलाइन फॉर
नेशनल फ्री डायग्नोस्टिक इनिशिएटिव नीड टू बी अवेलेबल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। डायग्नोस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करवाई गई है नेशनल फ्री डायग्नोस्टिक इनिशिएटिव के तहत, NFDI के तहत। तो यहाँ पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में कितनी इन्वेस्टिगेशन की जाएंगी? सब सेंटर 10, PSC 19, सब सेंटर 9, PSC 15, सब सेंटर 7, PSC 19, सब सेंटर 6, तो PSC 12। तो यहाँ पर जो नेशनल फ्री डायग्नोस्टिक इनिशिएटिव लिया गया है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में अवेलेबल है, इसके तहत कितना होना चाहिए? सब सेंटर में 7 और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 19 इन्वेस्टिगेशंस हैं जो करवाए जा सकते हैं एज पर द गाइडलाइन के। नेक्स्ट इज विच डेज इन अ वीक इज टू बी फिक्स्ड फॉर कंडक्टिंग आयुर्वेदिक क्लिनिक इन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में आयुर्वेदिक क्लिनिक खोली जा सकती है, कंडक्ट की जा सकती है, तो ये कब होना चाहिए? फर्स्ट डे, सेकेंड डे, एवरी अल्टरनेट डे या फिर नॉट रिक्वायर्ड। तो महीने की 1 तारीख को ही जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है यहाँ पर आयुर्वेदिक क्लिनिक कंडक्ट की जा सकती है, जहाँ पर एक BAMS डॉक्टर बैठ के आपको सभी चीज़ें बता सकता है। या फिर आयुर्वेदिक क्लिनिक, यहाँ पर आयुर्वेदिक क्लिनिक की बात हो रही है, तो आयुर्वेदिक क्लिनिक है जो महीने की 1 तारीख को यहाँ पर खोली जा सकती है। नेक्स्ट वन इज की रोल एज अ मेंबर ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर टीम एट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर इज प्लेड बाय। तो PHC में जो प्राइमरी हेल्थ केयर होगी तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में की रोल कौन करेगा? ANM, आशा, सेल्फ हेल्प ग्रुप या फिर CHO। तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को प्रॉपर मैनेज करने की जो जिम्मेदारी दी जाती है वो होती है किसकी? CHO की। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? CHO, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में जो की रोल और मेंबर का काम करेगा वो कौन होगा? CHO। नेक्स्ट वन इज इंडिकेटर फॉर मॉनिटरिंग हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सर्विसेज। तो यहाँ पर क्या है जो इंडिकेटर के तौर पे काम करेगा? किसमें? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में HMIS एंड RGI, कम्युनिटी सर्विस या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? आंसर दीजिए आप लोग कि आपका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा ऑल ऑफ दी अबव। हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, RGI, कम्युनिटी सर्विस। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दी अबव। Next one is in addition to approved budgetary allocation, the untied fund for sub health centers would be rupees per health and wellness center to meet additional and non-anticipated requirements for delivery of CPSC services। कितना बजट है यहाँ पर CPSC सर्विसेज प्रोवाइड करानी हमें हेल्थ और वेलनेस सेंटर से? तो 10,000, 50,000, 25,000 या फिर 15,000। एडिशन टू अप्रूव्ड बजटरी एलोकेशन, द अनटाइड फंड फॉर SHCs वुड बी रुपीज़ कितना? 50,000 पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए। नेक्स्ट वन इज व्हाट % ऑफ सैलरी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडर्स एट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में बी लिंक्ड विद परफॉर्मेंस बेस्ड और मेजरेबल परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो कितने % सैलरी सर्विसेज दी जाएंगी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में? 40, 30, 50 या फिर 20। तो होगा कितना? 40%। क्लिनिकल साइंस फॉर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इन अ न्यूबॉर्न और ऑल फॉलोइंग एक्सेप्ट। क्लिनिकल साइंस अभी है यदि बेबी को क्या हुआ है, न्यूबॉर्न बेबी को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ है, सब क्लिनिकल साइन है किसी एक को छोड़कर। हाई रेस्पिरेटरी रेट, शैलो ब्रीदिंग, चेस्ट एंड्रॉइंग या फिर स्ट्रॉइडर। तो न्यूबॉर्न बेबी को जब भी एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है चेस्ट एंड्रॉइंग देखने को मिलेगा, स्ट्रॉइडर देखने को मिलेगा, हायर रेस्पिरेटरी रेट होगी, फास्ट ब्रीदिंग होगी, ना कि शैलो ब्रीदिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन इज HIMS स्टैंड फॉर। तो जस्ट अभी बताया है कि हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या है? हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट वन इज
As per guidelines, the approximate time to be spent by ASA on contact with the community. तो एज एन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के तहत एक आशा वर्कर को कम्युनिटी में कितने घंटे हैं जो स्पेंड करना है अपने 10 आवर पर वीक, 40 आवर्स पर वीक, 20 आवर पर वीक या फिर 15 आवर पर वीक। तो यहाँ पर 7 दिन में, एक हफ्ते में एक आशा वर्कर को कम्युनिटी में कितने घंटे तक है जो स्पेंड करना है, एटलीस्ट 40 आवर्स पर वीक, 40 घंटे एक हफ्ते। फोल्डर डिजिटल और मैनुअल फॉर एवरी फैमिली अंडर द केयर ऑफ आशा शुड हैव। तो आशा वर्कर के पास है जो फोल्डर होंगे, अब या तो वो डिजिटल हो सकते हैं फिर मैनुअल हो सकते हैं हर एक फैमिली के। तो उसमें क्या होगा, MCP कार्ड फॉर ऑल मदर एंड चिल्ड्रन, सिंपल कार्ड रजिस्टर टू लाइन लिस्ट ऑल हेल्थ इवेंट्स, सेपरेट कार्ड फॉर एनी वन ऑफ TB, HIV, लेप्रोसी, कालाजार ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो सभी चीज़ें होंगी एक आशा वर्कर के पास। MCP कार्ड होगा माँ बच्चे का, सिंपल कार्ड होगा जिसमें लाइन लिस्ट होगी हेल्थ इवेंट्स की, सेपरेट कार्ड होंगे यदि किसी को TB हो, HIV हो, लेप्रोसी हो या फिर कालाजार हो। तो यहाँ पर ये सभी डेटा है जो एक आशा वर्कर के पास रहेगा। नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट कोविड-19 इन्फेक्शन रिपोर्टेड इन इंडिया वाज फ्रॉम। तो भैया सबको याद है कि इंडिया में पहला केस कहाँ हुआ था कोविड-19 का, केरला में। फर्स्ट डेथ पूछें तो कहाँ पर हुई थी, कर्नाटका के बेंगलोर में। तो यहाँ पर ओनली कर्नाटक याद रखें तो भी चलेगा। फर्स्ट कोविड-19 इन्फेक्शन केरला में, फिर रिपोर्ट किया गया था कहाँ पर, केरला में। और यहाँ पर पहली डेथ हुई थी कहाँ पर, कर्नाटक में, कोविड के कारण। नाउअडेज नेजल वैक्सीन अप्रूव हो गई है, तो उससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप लोग प्लीज़ एक बार पढ़ लें। नेजल वैक्सीन अभी रिसेंट में ही अपडेट हुई है। नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट नोन इन्फेक्शन फ्रॉम सार्स कोविड-19 वॉज डिस्कवर्ड इन। तो पहला कोरोना का जो सार्स कोविड जो सेकेंड है, इसकी जो फर्स्ट केस हुआ था कहाँ पर, वुहान में, चाइना के वुहान सिटी में। नाउअडेज चाइना में हाहाकार मचा हुआ है, कोविड के बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। नेक्स्ट वन इज कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस है क्या है, RNA वायरस है। क्या है, एक RNA वायरस है। नेक्स्ट वन इज पर्सन यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्पेंसिंग मेडिकेशन इज। तो वो पर्सन जो मेडिकेशन को डिस्पैच करने का काम करेगा वो कौन होगा, मेडिकल ऑफिसर, फार्मासिस्ट, ANM, लैब टेक्नीशियन। तो जो डिस्पैच करने का काम करेगा, डिस्पेंसिंग मेडिकेशन का काम करेगा, मेडिकेशन को पूरा डिस्पैच करेगा, होगा फार्मासिस्ट। जो प्रिस्क्राइब करेगा वो मेडिकल ऑफिसर होगा, जो एडमिनिस्टर कर सकता है वो स्टाफ नर्स होगा, लेकिन जो डिस्पैच करने का काम करेगा वो कौन होगा, फार्मासिस्ट। नेक्स्ट वन इज मेन अप्रोच फॉर सोशल मोबिलाइजेशन आर। मेन अप्रोच क्या है सोशल मोबिलाइजेशन के लिए, पॉलिटिकल गवर्नमेंट मोबिलाइजेशन, कम्युनिटी कॉर्पोरेट बेनिफिशियल मोबिलाइजेशन, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो सोशल मोबिलाइजेशन है इनमें से किसी के कारण भी नहीं होगा अकॉर्डिंग टू मी। तो मैंने यहाँ पे आंसर पुट किया है नन ऑफ द अबव। यदि आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में कुछ और आंसर होना चाहिए इन 4 ऑप्शन में से, तो आप लोग प्लीज़ आंसर है जो कमेंट बॉक्स में है जो ऐड ज़रूर कर देना। मैं उस आंसर को पिंक कर दूंगी यदि लगेगा कि आपका सही आंसर है तो। नेक्स्ट वन इज RBS के एम ऑन अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू विच ईयर। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBS के हजारों बार पढ़ा है आपने, तो RBS के प्रोग्राम में बर्थ से 18 साल तक की एज ग्रुप के बच्चों को है जो इंक्लूड किया जाता है, बर्थ टू 18 ईयर। नेक्स्ट इज ICDS प्रोग्राम स्टार्टेड ऑन। तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम स्टार्ट की गई थी कब, 1975 में। इसके बेनिफिशियर्स ग्रुप एग्जाम में आते हैं, एलिमेंट्स आते हैं। नेक्स्ट वन इज द वर्ल्ड हियरिंग डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तुम हर साल वर्ल्ड हियरिंग डे कब मनाते हैं, 3 मार्च, 28 फरवरी, 13 मार्च या फिर 1 जनवरी। तुम हर साल वर्ल्ड हियरिंग डे सेलिब्रेट करते हैं कब, 3 मार्च को। कब, 3 मार्च को। नेक्स्ट वन इज मेंटल हेल्थ कैन बी अफेक्टेड बाय। तो मेंटल हेल्थ इन सभी चीज़ों से अफेक्ट हो सकती है, डाइटरी फैक्टर से भी, फिजिकल एक्टिविटी से भी,
सीजनल और जियोग्राफिकल फैक्टर्स से भी, तो यहाँ पर आप मार्क करेंगे इन सभी को। इन सभी से कैसे होगी, यदि आपने प्रॉपर खाया पिया नहीं तो आप चिड़चिड़े रहेंगे, गुस्सैल रहेंगे। यदि आपने खाया पिया खूब है लेकिन बैठे बैठे मोटे ही हो रहे हैं, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तब भी आपको प्रॉब्लम होगी, मेंटली डिस्टर्ब होंगे। और सीजनल जियोग्राफिकल फैक्टर्स आपको इस तरीके से अफेक्ट करेंगे। मान लीजिए किसी को बरसात पसंद है, मान लीजिए किसी को बरसात पसंद है लेकिन बहुत ज़्यादा धूप निकली हुई है, तो ये क्या हो गए, सीजनल फैक्टर्स हो गए जो कि मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करने का काम करेंगे। नेक्स्ट वन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रीवैलेंस रेट इज। तो प्रीवैलेंस रेट के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन क्या होगा, द नंबर ऑफ पेशेंट who have the disease at a particular time divided by the population at risk of having the disease at that time, the number of new cases with existing case of a disease in a population over a period of time, या फिर not useful for developing HIV/AIDS control program, useful for developing avian flu control program। एवियन फ्लू का मतलब होता है बर्ड फ्लू। क्या है एवियन फ्लू, बर्ड फ्लू है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर प्रिवलेंस, जो प्रिवलेंस का मतलब होता है नए और पुराने केस की क्या करना, कैलकुलेट करना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ न्यू केस विथ एग्जिस्टिंग केस, मतलब नए और पुराने दोनों को मिला के डिसीज में किसी एक पीरियड ऑफ टाइम में होते हैं, तो वो कहलाएगा यहाँ पर क्या, प्रिवलेंस रेट। यहाँ पर आपका इफ अ स्टेट हैज 5 lakh live births in year 2020 to 2021 and 500 maternal deaths were reported during this period, then what would be the MMR of the state for this period। अब यहाँ पर आपको कहा है कि 5 लाख लाइव बर्थ में से 500 मैटरनल डेथ हुई हैं, तो यहाँ पर कितना MMR होगा। MMR का जो फॉर्मूला है वो यूज़ करके आप यहाँ पर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट निकाल सकते हैं, और वो निकल के आता है जब कितना होगा 100। कितना, 100। यहाँ पर मैं आपको MMR का फॉर्मूला ऐड करती हूँ, बताती हूँ कि आपको कैलकुलेट। लाख क्या है, लाइव बर्थ है 2020 और 21 के, और 500 मैटरनल डेथ हुई है, तो MMR क्या आएगी। तो यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, एस्टिमेटेड मैटरनल डेथ मतलब 500, क्या है मैटरनल डेथ कितनी हो गई 500, टोटल लाइव बर्थ तो कितना होगा 5 लाख लाइव बर्थ होगा इंटू 1 लाख, क्या होगा डिनोमिनेटर यूज़ किया जाता है MMR में कितना 1 लाख। तो यहाँ पर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर कितना होगा, ओनली 100 आएगा। आप कैलकुलेट कर सकते हैं 500 बटे 5 लाख इंटू 1 लाख। अब 1 लाख के जो 6 जीरो हैं वो आप काट दें, 1 लाख के जो 5 जीरो हैं वो काट दें, 5 लाख के जो 5 जीरो हैं वो काट दें, फिर आपका बचेगा 500 बटे 5। अब आप इसको भाग दीजिए तो आपका निकल के आएगा 100। आप इसको इतना कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ज़रूरी नहीं सेम जो यहाँ पर नंबरिंग दी हुई है वो रहे, लेकिन लाइव बर्थ आपको इसी तरीके से लैक्स में ही दिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इसी में इसको काउंट किया जाता है। नेक्स्ट वन, इफ 3000 इन्फेंट डाइड आउट ऑफ टोटल 80,000 लाइव बर्थ इन स्टेट इन अ गिवन ईयर ऑफ 2019 to 20, एंड व्हाट विल बी द IMR ऑफ द स्टेट फॉर दिस पीरियड। अब यहाँ पर पहले हमने IMR कैलकुलेट किया, अब यहाँ पे कहा है कि पहले हमने MMR कैलकुलेट किया। अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कैलकुलेट करना है। 80,000 लाइव बर्थ में से 3,000 बच्चे हैं जो उनकी इन्फेंट की डेथ हो गई है। तो अब आप कैसे IMR निकालेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन में 25.5, 37.5, 45.5 या फिर 47.5। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आपकी निकल के आएगी वो होगी 25.5। अब इसको देखिए कैसे कैलकुलेट कर कि 1 साल से कम एज ग्रुप के बच्चे की डेथ हो जाए। अब यहाँ पे कहा है नंबर ऑफ डेथ अंडर एज 1 ईयर इन टाइम पीरियड, तो कितनी डेथ हुई है 3000। कितनी हुई है 3000। और टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन टाइम पीरियड, तो टोटल कितने, जो यहाँ पर लाइव बर्थ कितना कहा है 80,000, 80,000। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें इंटू करना है कितना 100। तो अब आपका जो कैलकुलेट
आपको क्वेश्चन में कहा है कि 3000 इन्फेंट क्या हुए हैं, डेथ हुई, मतलब 1 साल से कम एज ग्रुप के बच्चे की डेथ हुई है। लाइव बर्थ कितना है यहाँ पर 80,000 इंटू 1000। अब आप इसको कैलकुलेट कीजिए कि आपका 25.5 कैसे आ गया। तो आपको इसके लिए करना है 3000 बटे 80,000। मैं यहाँ पर आपको शुद्ध हिंदी में समझा रही हूँ जिससे आपको समझ में आए। आप चाहे तो नोटबुक रख के इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आप कैलकुलेट कीजिए कि आपका यहाँ पर 25.5 है जो कैसे आ गया। तो अब यहाँ पर जो आपका कैलकुलेट होके आता है वो कितना होगा, चल के आएगा वो होगा 37.5, 37.5। यहाँ पर सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा 37.5। आप चाहें तो इसको एक बार सॉल्व करके देख लें। नेक्स्ट वन है यहाँ पर पेरीनेटल डेथ रेट इज। तो पेरीनेटल डेथ रेट क्या है, सम ऑफ द फीटल एंड न्यूनेटल डेथ रेट, सम ऑफ फीटल एंड इन्फेंट डेथ रेट, डिफरेंस बिटवीन प्रेगनेंसी एंड बर्थ रेट, या फिर सम ऑफ अबॉर्शन एंड फीटल डेथ रेट। तो जो पेरीनेटल क्या है, पेरीनेटल जो डेथ रेट है ये क्या है, ये है सम ऑफ द फीटल एंड न्यूनेटल डेथ रेट। मतलब कि स्टिल बर्थ और जो अर्ली न्यूनेटल डेथ हुई है वो दोनों यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ये है जो पेरीनेटल मॉर्टेलिटी के नाम से भी आ सकता है या फिर पेरीनेटल डेथ के नाम से भी आपको एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पर लेट फीटल डेथ मतलब स्टिल बर्थ, यदि यूट्रस से ही जो स्टिल बर्थ मतलब कि यूट्रस में ही डेथ हो गए वो बच्चे, और जो एज अर्ली एज डिलीवरी होने के कुछ घंटों के अंदर ही या फिर विद इन 1 वीक के डेथ हो गए, न्यूनेट्स कहलाएंगे, जो 1 मंथ की एज तक के उनकी डेथ का हो जाना, वो किस में आएंगे, पेरीनेटल डेथ रेट में। नेक्स्ट वन इज विच इज़ द स्टेट बर्ड ऑफ हरियाणा। तो हरियाणा का स्टेट बर्ड क्या है, चुक्कू, मोनल, ब्लैक, फ्रैंकोलिन या फिर पीकॉक। तो हरियाणा का स्टेट बर्ड क्या है, ब्लैक फ्रैंकोलिन। अब आप राजस्थान का पेपर देते हैं तो वहाँ का याद रखें, पंजाब का देते हैं तो वहाँ का स्टेट बर्ड याद रखें। नेक्स्ट वन इज द मारकंडा रिवर एंशिएंट नेम वाज। तो जो मारकंडा नदी है इसका पुराना नाम क्या था, सरस्वती, गिरी, अरुणा या फिर यमुना। तो ये मारकंडा नदी का पुराना नाम था क्या, अरुणा। नेक्स्ट वन इज द करेंट MMR ऑफ हरियाणा एंड इंडिया इज। तो हरियाणा की और इंडिया की जो MMR पूछी गई थी ये थी 2020 में, सॉरी ये थी 2021 के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया हुआ है। तो एट प्रेजेंट यदि इंडिया की MMR अभी के लिए हम बात करें तो इंडिया की एट प्रेजेंट कितना है, पुराने पेपर के हम जाते हैं तो यहाँ पर 91 एंड 113 थी। लेकिन अभी जो नया MMR जो बुलेटिन रिलीज़ किया गया है इसके तहत जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है कितना हो गई है, 110। 2018-2020 के डेटा के अकॉर्डिंग कितनी है, 110 है, कहाँ की, हरियाणा की। और इंडिया की यदि हम बात करते हैं तो इंडिया की अभी 2018 से लेके 2020 के बीच में थी 130। बट आप इसको एक बार प्लीज़ एक बार चेक कर लें क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको उतना ज़्यादा चेक नहीं किया है, इंडिया और हरियाणा दोनों की जो MMR है उसके लिए। नेक्स्ट वन, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कैन बी कैलकुलेटेड बाय। तो EDD कैलकुलेट की जाती है LMP मतलब लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का फर्स्ट डे प्लस 9 मंथ प्लस 7 डे। तो ये कौन सा फॉर्मूला है, नेगल्स रूल, जो कि EDD कैलकुलेट करने में यूज़ किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट वन इज अपार्ट फ्रॉम रिड्यूसिंग द ड्यूरेशन एंड सीवियरिटी ऑफ डायरिया, जिंक एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो। तो यदि हमें डायरिया की सीवियरिटी को रोकना है मतलब कम करना है तो जिंक एडमिनिस्ट्रेशन को आप कब कर सकते हैं, रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ सब्सिक्वेंट एपिसोड ऑफ डायरिया एंड मीजल्स ओवर द इंश्योरिंग 3 मंथ्स, या फिर सब्सिक्वेंट एपिसोड ऑफ डायरिया एंड पॉसिबल निमोनिया 3 मंथ्स, रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ डायरिया ओवर द इंश्योरिंग 6 मंथ, या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा
बी, reduce the incidence of subsequent episode of diarrhea and possible pneumonia over the period of 3 months। क्योंकि हम यहाँ पर डायरिया की सीवियरिटी को तो रोक ही रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर जिंक को आप 3 महीने तक और देंगे, जिससे आपके लिए क्या रहेगा, ये हेल्पफुल होगा, जिससे आप निमोनिया से भी प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज the dose of zinc given during diarrhea episode is how much mg for child between 2 months to 6 months and how much mg for child above 6 months of age given for days। तो यहाँ पर कहा है कि यदि हम जिंक देते हैं डायरिया के लिए, डायरिया एपिसोड है, तो 2 महीने से 6 महीने की एज ग्रुप का क्या डोज होगा और 6 महीने की एज ग्रुप का कितने दिन तक का डोज होगा। तो यहाँ पर 2 मंथ टू 6 मंथ के लिए डोज होगा वो होगा 10 mg और 20 mg। कितना, 14 दिन के लिए। जो डेज पूछे हैं तो कितना, 14 दिन और 2 वीक याद रखना है। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा 2 महीने से 6 महीने की एज ग्रुप के लिए 10 mg, अब 6 मंथ एज के लिए कितना, 20 mg। क्लियर। नेक्स्ट वन इज इन चिल्ड्रन व्हेन डायरिया लास्ट फॉर 14 डेज और मोर इट इज डायग्नोज्ड एज। तो यदि बच्चों में डायरिया 14 दिन या फिर इससे ज़्यादा दिन तक रहता है तो इसके लिए हम क्या है जो डायग्नोज करेंगे, क्रॉनिक डिसेंट्री, सीवियर डिसेंट्री, सीवियर क्रॉनिक डायरियल एपिसोड या फिर सीवियर परसिस्टेंट डायरिया। क्या टर्म यहाँ पर यूज़ किया जाएगा इसके लिए, तो जो यहाँ पर टर्म यूज़ होगा वो होगा सीवियर परसिस्टेंट डायरिया। क्या होगा, सीवियर परसिस्टेंट डायरिया। नेक्स्ट वन इज The dose of deworming tablets given below 1 year old child is। कितना डोज है जो दिया जाएगा किसके लिए, 1 साल के बच्चे के लिए डिवॉर्मिंग टैबलेट अल्बेंडाजोल मेबेंडाजोल का, यदि बच्चे की उम्र 1 साल से कम है तो 40 mg once a year, 40 mg twice a year, not to be given after 500 mg once a year। तो इस क्वेश्चन में आपका आंसर होगा कुछ भी, नॉट टू बी गिवन, क्योंकि 1 साल से कम एज ग्रुप के बच्चे को डिवॉर्मिंग टैबलेट नहीं दी जाती हैं। अब 1 ईयर के बाद ही डिवॉर्मिंग टैबलेट दी जाती हैं। पहले एवरी 6 मंथ में दी जाती थी अल्बेंडाजोल मेबेंडाजोल, बट नाउअडेज उतना कंपलसरी नहीं है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स के यदि हम जाते हैं तो पहले दी जाती थी, अभी भी दी जाती हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, सब सेंटर में प्रोवाइड करवाई जाती हैं, लेकिन 1 साल से ज़्यादा एज ग्रुप के बच्चों को ये डिवॉर्मिंग टैबलेट्स कृमिनाशक दवाएं दी जाती हैं, जिसमें अल्बेंडाजोल और मेबेंडाजोल मेनली यूज़ की जाती हैं। यहाँ पर 1 साल से कम एज ग्रुप के लिए पूछें तो क्या करना है आपको, नॉट टू बी गिवन। नेक्स्ट वन, अ 1 month infant हैज़ टेम्परेचर ऑफ 37.6 डिग्री एज पर IMNCI, ही विल बी क्लासीफाइड एज। तो यदि 1 महीने के इन्फेंट का टेम्परेचर 37.6 डिग्री सेल्सियस है तो IMNCI के अकॉर्डिंग इसको कौन सी क्लास में रखा जाएगा, लोकल सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पॉसिबल सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सीवियर फेब्राइल इलनेस या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर इस कैटेगरी के बच्चे को किसी भी कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा यदि जब टेम्परेचर कितना है बच्चे का 37.6 डिग्री है। क्या है, 37.6 डिग्री जो टेम्परेचर है, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, इतने में उसको कहीं पर भी नहीं रखा जाएगा। 37.8 के आगे जाएगा तब जनरली इसको हम फीवर में कंसीडर करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर है। नेक्स्ट वन इज सीवियर जॉइंटिस इन अ यंग इन्फेंट इज असेस्ड बाय चेकिंग इफ ही हैज़। तो सीवियर जॉइंटिस यंग इन्फेंट में कैसे असेस करेंगे, यंग इन्फेंट का मतलब है कि बच्चा 1 साल से कम एज का है लेकिन 6 महीने से ज़्यादा का है। येलोइश चेस्ट होगा, येलोइश चेस्ट एंड एब्डोमेन, येलोइश सोल्स एंड पाम्स एफ नन ऑफ द अबव। तो यदि यंग इन्फेंट में हम चेक करते हैं तो कहाँ पे चेक करेंगे, येलोइश सोल्स एंड पाम्स में। क्लियर। नेक्स्ट वन इज if a young infant has diarrhea and is lethargic and has sunken eyes, he will be classified as per IMNCI। तो IMNCI के अकॉर्डिंग यदि यंग इन्फेंट है, डायरिया है, लेथार्जिक है, सनकेन आइज है, तो कौन सी कैटेगरी में जाएगा,
डायरिया विथ माइल्ड डिहाइड्रेशन, डायरिया विथ मॉडरेट डिहाइड्रेशन, डायरिया विथ सीवियर डिहाइड्रेशन। लेथार्जिक है बच्चा, सनकैन आइज है, तो यहाँ पर कौन सी क्लास में जाएगा? ये जाएगा सीवियर डिहाइड्रेशन में, क्योंकि सनकैन आइज इरिटेबिलिटी होता तब हम मॉडरेट में चले जाते, लेकिन यहाँ पर क्या है, एज पर IMNCI के सनकैन आइज है, लेथार्जिक भी है बच्चा और डायरिया के साथ साथ, तो यहाँ पर किस कैटेगरी में जाएगा? डायरिया विथ सीवियर डिहाइड्रेशन में। नेक्स्ट वन इज ग्रंटिंग इज द शॉर्ट सॉफ्ट साउंड अ यंग इन्फेंट मेक्स वाइल। ग्रंटिंग साउंड है, क्या है? ग्रंटिंग साउंड है जो कि बच्चा क्या करेगा? इन्फेंट करेगा, यंग इन्फेंट यहाँ पर करेगा। तो ये कब होगा? ब्रीदिंग इन, जब सांस लेगा तब। ब्रीदिंग आउट, ब्रीदिंग इन एंड आउट, एफ नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो ग्रंटिंग साउंड है, जब बच्चे क्या करेंगे, सांस खींचते हैं, तब आपको सुनाई देगा। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द टोटल डोज ऑफ टैबलेट मीजोप्रोस्टॉल गिवन फॉर प्रिवेंशन ऑफ PPH? पोस्टपार्टम हेमरेज को प्रिवेंट करने के लिए मीजोप्रोस्टॉल दिया जाता है, तो यहाँ पर कितना डोज दिया जाता है? 200, 400, 600 mcg, तो कितना डोज दिया जाता है? 600 माइक्रोग्राम्स। नेक्स्ट इज पेशेंट विथ 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी गिविंग हिस्ट्री ऑब्जर्वेशन ब्लीडिंग पर वेजाइना रिपोर्ट्स एट सब सेंटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी डन? पेशेंट 20 वीक्स की प्रेगनेंसी में है, ब्लीडिंग हो रही है वेजाइना से, सब सेंटर पे आया है, तो आपको क्या करना है? पर वेजाइना एग्जामिनेशन, रिफर टू फर्स्ट रेफरल यूनिट, रिफर टू फर्स्ट रेफरल यूनिट, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन है, फिर ऑल ऑफ दी अबव। जब भी पेशेंट 20 वीक्स की प्रेगनेंसी में आता है, तो कभी भी आपको जो वेजाइनल एग्जामिनेशन है, इंटरनल एग्जामिनेशन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यदि APH का केस हुआ या फिर प्लेसेंटा प्रीविया का केस हुआ, तो ऐसे केस में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो ऐसे केस में आपको सीधा पेशेंट को क्या करना है? रिफ़र करना है। पर्सन सब सेंटर में आया है, तो यहाँ पर आपको सीधा फर्स्ट रेफरल यूनिट भेजना है, PHC भी नहीं भेजना है, सीधा आपको यहाँ पर फर्स्ट रेफरल यूनिट का मतलब है CHC भेजना है। क्लियर? नेक्स्ट वन, BCG इज एन, तो BCG क्या है? इंट्रावास्कुलर इंजेक्शन है, सबक्यूटेनियस है, इंट्राडर्मल है कि नन ऑफ द अबव? तो बेसिलाई काल्मेटिक यूरिन BCG वैक्सीन है, दी जाती है ट्यूबरक्लोसिस से प्रिवेंट करने के लिए और इंट्राडर्मली दी जाती है। नेक्स्ट वन, फॉलोइंग द इंसर्शन ऑफ IUD द वुमेन शुड रिटर्न टू द क्लिनिक। यदि इंट्रायूट्राइन डिवाइस इंसर्ट की है, तो लेडी को कब क्लिनिक आना है? आफ्टर द नेक्स्ट पीरियड इन 3 to 6 weeks or at least within 3 months, every 6 months, only if she is having a problem or wants to have it removed in 10 year copper T 380 to have it removed or replaced। तो यहाँ पर आपको कॉपर T 380 से क्वेश्चन आया था कि कितने ड्यूरेशन के लिए, तो जिन्होंने पेपर अच्छे से ध्यान से पढ़ा होगा उनको समझ में आ गया होगा कि यही आंसर भी है। तो जब भी कॉपर T इंसर्ट करवाते हैं, तो वुमेन को एटलीस्ट 3 to 6 week या फिर उसके जो नेक्स्ट पीरियड आते हैं, आफ्टर द नेक्स्ट पीरियड या फिर विदिन 3 month के चेक कराने आना है कि IUD अपनी प्रॉपर जगह पर है, ज़्यादा ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, पेन तो नहीं हो रहा, कुछ इन्फेक्शन डेवलप तो नहीं हो रहा है, इसीलिए आपको चेक कराने आना है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वैक्सीन स्टोरेज कंडीशन इज नॉट करेक्ट। तो इनमें से वैक्सीन को स्टोर करने के लिए सही पॉइंट कौन सा नहीं है? मीजल्स शुड बी केप्ट एट 15 डिग्री सेल्सियस एट ऑल लेवल्स। सेकेंड ऑप्शन है DPT, हेपेटाइटिस B वैक्सीन शुड बी केप्ट एट 2 डिग्री सेल्सियस to 8 डिग्री सेल्सियस। डायलेंट्स मस्ट नेवर बी फ्रोजन। BCG वैक्सीन कैन सेफली बी केप्ट एट 2 डिग्री सेल्सियस to 8 डिग्री सेल्सियस। तो हमेशा जो वैक्सीन है DPT हेपेटाइटिस भी 2 से 8 डिग्री सेल्सियस में रखी जाएंगी। डायलेंट्स होते हैं, कभी भी उनको फ्रोज़न नहीं रखना है, भी फ्रोज़न हो जाते हैं तो क्या करना, डिस्कार्ड करना है। BCG वैक्सीन 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर रखी जा सकती है, लेकिन मीजल्स को भी जो टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, तो इसके लिए भी 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पर रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कहा है कि 15 डिग्री सेल्सियस। और जो MMR वैक्सीन है इसको फ्रीज़र में रखा जाता है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा?
मीजल्स शुड बी केप्ट एट 15 डिग्री सेल्सियस एट ऑल लेवल, तो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट वन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज आर प्रिवेंटेड बाय यूजिंग, तो एसटीडी को ओनली एक ही चीज़ प्रिवेंट कर सकती है और वो है कंडोम। कॉन्डोम्स निरोध क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। बाकी इंट्रायूट्राइन डिवाइस भी प्रिवेंट नहीं कर सकती, ना ओरल पिल्स, ना ही नेचुरल प्लानिंग मेथड्स। नेक्स्ट वन इज, और सबसे चीपेस्ट मेथड है फैमिली प्लानिंग की, कॉन्डोम। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड्स टू प्रिवेंट चाइल्ड फ्रॉम हाइपोथर्मिया जस्ट आफ्टर द डिलीवरी। बच्चे को आप हाइपोथर्मिया से कैसे बचा सकते हैं जस्ट आफ्टर द डिलीवरी के बाद। मेंटेन द रूम टेम्परेचर बाय 25 डिग्री सेल्सियस। प्रोवाइड हीट बाय कंगारू मदर केयर। इमीडिएटली रिमूव द वेट क्लॉथ्स एंड रैप इन अनदर वार्म क्लॉथ्स, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। बच्चे को जो स्पेशली न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं तो उनमें हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट करना आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। ऐसे केस में आपको रूम का टेम्परेचर पूछते हैं तो 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। केएमसी केयर दे सकते हैं, स्किन टू स्किन कांटेक्ट करवा सकते हैं, इससे माँ की गर्मी बच्चे को भी मिलेगी। इमीडिएटली जो गीले कपड़े हैं उसको बदल के गर्म कपड़ों में रखना है, तो हम बच्चे को क्या कर सकते हैं, हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, ड्यूरिंग काउंसलिंग यूजिंग द गैदर टेक्निक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू। गैदर टेक्निक का क्या इम्पोर्टेंट है काउंसलिंग में, पहले हमने शुरुआत में पढ़ा कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं काउंसलिंग में, तो वो गैदर टेक्निक। अब गैदर टेक्निक क्यों इम्पोर्टेंट है, ऑप्शन है यहाँ पर, टेल द वुमेन अबाउट एवरी कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शंस एंड मेथड्स अवेलेबल, ग्रीट द क्लाइंट रिस्पेक्टफुली, एक्सप्लेन एंड डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू यूज़ द मेथड, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। मान लीजिए आप किसी कपल के लिए या फिर किसी मदर और फादर के लिए फैमिली प्लानिंग के बारे में कुछ बता रहे हैं या फिर किसी लेडी को बता रहे हैं, तो आप कॉन्ट्रासेप्टिव क्या मेथड्स अवेलेबल हैं, इनके क्या यूज़ हैं, सब कुछ आपको बताना है। क्लाइंट को हमेशा, यदि आपके पास कोई क्लाइंट आता है कि मुझे आईयूसीडी लगवाना है या फिर स्टरलाइजेशन करवाना है, तो उसको आप रिस्पेक्टफुल तरीके से ग्रीट करें, वेलकम करें। ऐसा नहीं कि उसको चिल्लाएं, अरे तुम्हें और बच्चे चाहिए, इस तरीके से जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अभी भी होता है। फिर डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाना है डमी पर कि ये मेथड किस तरीके से काम करेगी और कैसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। तो गैदर टेक्निक इसी तरीके से काम करेगी काउंसलिंग में। नेक्स्ट वन, यूज्ड आईवी सेट शुड बी डिस्कार्डेड इन विच कलर BMW विंस। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के तहत आईवी सेट, यूज्ड आईवी सेट किस कलर में डिस्कार्ड करना है, रेड कलर में। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू बी डिस्कार्डेड इन येलो BMW विंस। तो इनमें से क्या है जिसको हम येलो कलर के विन में डिस्कार्ड नहीं कर सकते हैं, मास्क, कैप, शू कवर, यूज्ड ग्लव्स विदाउट ब्लड टिंगल्ड, ब्लड कुछ लगा हुआ है ग्लव्स में वो, तो यहाँ पर डिस्कार्ड नहीं करना है, येलो विन में वो होंगे यूज्ड ग्लव्स। नेक्स्ट वन, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन को लेके ट्रू पॉइंट क्या है, हैंड वॉशिंग नीड्स टू बी डन ओनली बिफोर डूइंग अ स्टेराइल प्रोसीजर, हैंड शुड बी वॉश्ड फॉर 120 सेकेंड, हैंड सैनिटाइजर कैन बी यूज्ड फॉर हैंड हाइजीन बिफोर डिलीवरिंग द बेबी, ऑब्जर्व एंटरिंग लेबर रूम एंड नॉट हैंडिंग बेबीज नीड नॉट वॉश हैंड। सिंपल सा है, हैंड हाइजीन क्यों जरूरी है, जब भी आप कोई स्टेराइल प्रोसीजर करते हैं तो उसके पहले और उसके करने के बाद दोनों केस में आपको हैंड हाइजीन की ज़रूरत पड़ेगी। बेबी की डिलीवरी कराने जाते हैं तो सैनिटाइज़र यूज़ ना करें, उसकी जगह आप हैंड वॉश करके जाएं। लेबर रूम में जाते हैं तब भी आपको हैंड वॉश करके जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट वन, यूज्ड कॉटन वॉल्स एंड गॉज पीस शुड बी डिस्कार्डेड इन विच कलर BMW बैग। तो ये हमेशा येलो कलर में डिस्कार्ड किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज द, फॉर प्रोसेसिंग ऑफ यूज्ड इंस्ट्रूमेंट फॉलोइंग इज ट्रू। तो यूज्ड इंस्ट्रूमेंट के लिए क्या पॉइंट सही है, डाइटरी इंस्ट्रूमेंट शुड बी प्लेस्ड सेपरेटली इन अ ट्रे एंड ड्राइड ब्लड कैन बी वॉश्ड लेटर, ऑल इंस्ट्रूमेंट्स शुड बी वॉश्ड विथ वाटर एंड सोप यूजिंग ब्रश, Boiling and autoclave has equal efficacy and both can be done for sterilization. Autoclaved instrument can be used for 4 weeks after the autoclaving.
तो ये देखिए यहाँ पर कितना अच्छा क्वेश्चन है कि क्या पॉइंट सही है। डाइटरी इंस्ट्रूमेंट को आप सेपरेट रख सकते हैं ट्रे में, लेकिन ड्राइड ब्लड कैन बी वॉश लेटर, तुरंत ही इसको हमें क्या करना है, साफ़ करना है। फिर सोप और वाटर से तो इनको क्लीन किया ही जाता है, साथ ही साथ इनको स्टरलाइज भी किया जाता है, जो कि सोप वाटर से नहीं होगा। फिर बॉइलिंग और ऑटोक्लेविंग दोनों में अलग अलग एफिशिएंसी मेथड है। ऑटोक्लेव में जर्म्स के अलावा जो उनके स्पोर्स हैं वो भी मर जाएंगे, लेकिन बॉइलिंग में नहीं होगा ऐसा। तो यहाँ पर आपका बचता है लास्ट ऑप्शन जो कि बेस्ट है। ऑटोक्लेव्ड इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड फॉर 4 वीक्स आफ्टर द ऑटोक्लेविंग। बेस्ट मेथड मानी जाती है स्टरलाइजेशन के लिए ऑटोक्लेविंग। नेक्स्ट वन इज व्हेन शुड यू यूज एल्कोहल बेस्ड हैंड रब सैनिटाइजर। तो एल्कोहल बेस्ड जो हैंड रब सैनिटाइजर है कब यूज़ करना है। आफ्टर टचिंग बॉडीली फ्लूइड्स, व्हेन हैंडल आर विजिबल क्लीन, व्हेन हैंड्स आर विजिबल डर्टी, बिफोर अ स्टेराइल प्रोसीजर। हैंड सैनिटाइजर आप यूज़ कर सकते हैं जब आप जो स्टेराइल प्रोसीजर कोई भी कर रहे हो तब। नेक्स्ट इज व्हाट पीपी इक्विपमेंट शुड यू वेयर वाइल अटेंडिंग अ बर्थ। तो जब आप डिलीवरी कराने जाते हैं तो आपको क्या पहन के जाना चाहिए। तो आप क्लीन एप्रन, ग्लव्स, आईवेयर, कैप, मास्क, इनक्लोज्ड फुटवेयर पहन के जाना चाहिए, क्योंकि जो ब्लड है वो आपके एप्रन पे आएगा तो आपके डायरेक्ट बॉडी कांटेक्ट पे नहीं आएगा। आईवेयर आप गॉगल्स पहने रहेंगे तो आपकी आंखों में भी नहीं जाएगा। कैप रहेगा तो हेयर में नहीं जाएगा। मास्क, क्लोज फुटवेयर, तो इससे आप क्या करना है, ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आपको पहन के जाना है जब आप डिलीवरी कराने जा रहे हो तो। नेक्स्ट वन, विच वैक्सीन शुड ऑल हेल्थ वर्कर्स है, मतलब कौन सी वैक्सीन सभी हेल्थ वर्कर को लगी होना चाहिए। तो वो है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हेपेटाइटिस बी होता है हेल्थ वर्कर में वो निडल प्रिक इंजरी के कारण होता है, तो इसीलिए आपको क्या रहना है, वैक्सीनेटेड रहना है। नेक्स्ट वन, हाउ इज इट रिकमेंडेड टू ड्राई हैंड्स आफ्टर हैंड वॉश। तो हैंड वॉश के बाद आपको अपने हाथ कैसे सुखाने हैं। यूज़ अ शेयर टॉवल से यूज़ योर गाउन, एयर ड्रायर और यूज़ स्टरलाइज्ड पेपर टॉवल, या फिर यूज़ एनी क्लॉथ एज इट डज नॉट मैटर। तो हैंड वॉश करने के बाद आपको अपने हाथ एयर ड्रायर में या फिर स्टरलाइज्ड पेपर और टॉवल में क्या करना है, ड्राई करना है। नेक्स्ट इज वेयर शुड स्टेराइल आइटम्स बी प्लेस्ड। तो जो स्टेराइल आइटम्स होते हैं कहाँ पर रखे जाते हैं, इन अ क्लोज्ड कैबिनेट, on a shelf in the labor room so they are easily accessible, open and placed on delivery trolley, ready to be used when required, after all of the above। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा सभी। स्टेराइल आइटम्स होंगे सभी जगह रखे जा सकते हैं जो ऑप्शन में दिए हुए हैं वो। नेक्स्ट वन इज द प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर ऑल। तो प्रिंसिपल कौन कौन से हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के, सब हैं। अक्सर प्राइमरी हेल्थ केयर असेसिबल होना चाहिए, पब्लिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए, हेल्थ प्रोमोटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर हम किसके साथ जाएंगे, ऑल ऑफ दी अबव के। नेक्स्ट वन इज हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग, नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिसीज। हेल्थ की डेफिनेशन है इसके अकॉर्डिंग, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग। नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी टाइप ऑफ कॉपर IUCDs आर अवेलेबल अंडर NHM प्रोग्राम। तो नेशनल प्रोग्राम के तहत कितने टाइप की कॉपर IUCDs अवेलेबल हैं, तो वो हैं अभी रिसेंट में 2 तरीके की। नेक्स्ट इज PPIUCD। PPIUCD कैन बी रिप्लेस्ड इन द फॉलोइंग कंडीशन। पोस्टपार्टम इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस को कब यह जो लगाया जा सकता है, immediately following the delivery of the placenta, within 72 hours following childbirth, within 7 days of the childbirth, या फिर all of the above। तो ये सभी केस में लगाई जा सकती है। नेक्स्ट इज कॉपर IUCD 380 इज इफेक्टिव अप टू, तो ये 10 साल के लिए होती है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर क्वेश्चन, एक्सपायरी डेट ऑन द IUCD पैकेज रिफर्स टू। ये बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जो एक्सपायरी डेट होती है IUCD पैकेज पर, तो इसको हम कब मानेंगे। सेल्फ लाइफ ऑफ द स्टेरिलिटी ऑफ द पैकेज, कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्टिवनेस ऑफ द IUCD इटसेल्फ, नन ऑफ द अबव या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो एक्सपायरी डेट होती है IUCD पैकेज पर, कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्टिवनेस ऑफ द IUCD इटसेल्फ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन आउटब्रेक ऑफ कोलेरा इन अ प्लेस ऑफ 2000 पॉपुलेशन 20 केसेस हैव अकर्ड एंड 5 केसेस डाइड, केस फैटिलिटी इज। अब यहाँ पर आप केस फैटिलिटी रेट का फॉर्मूला यूज़ करें और जो निकाल के आपका आता है वो होगा 25%। इसको हम बताते हैं कि केस फैटिलिटी आपको क्या करके निकालना है। आउटब्रेक ऑफ कोलेरा इन अ प्लेस 2000 पॉपुलेशन है उस गांव की। अब यहाँ पर 20 केस हैं, क्या है 20 केस हैं, 5 की डेथ हुई है, तो केस फैटिलिटी रेट क्या निकल के आएगी। यहाँ पर आपको जनता भी बताई गई है, नंबर ऑफ डेथ कितनी हुई है 5 डिवाइडेड बाय टोटल कितने केस हुए 20 इंटू क्या है 100%, तो जो आपका निकल के आएगा वो कितना आता है 25%। आप कैलकुलेट कर लें, 5/20 इंटू 100%, आपका जो निकल के आएगा वो आएगा 25%। नेक्स्ट वन इज द डायमेंशन ऑफ वेलनेस आर। वेलनेस का डायमेंशन क्या है, फिजिकल एंड इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल, इन्वायरमेंटल एंड सोशल है, फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सभी क्या है डायमेंशन है स्वस्थ रहने के लिए। नेक्स्ट वन इज कोविड-19 इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन विद द वायरस स्ट्रेन। तो कोविड-19 जब फैला था तो 2021 का पेपर है, तो इसके अकॉर्डिंग जो वायरस का कौन सा स्ट्रेन रिस्पॉन्सिबल था इसके लिए, तो वो था सार्स कोविड-19 का सेकेंड V2। नेक्स्ट वन इज एज अ थंब रूल इन एनी गिवन मंथ अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी एंटीनेटल केसेस शुड बी इन द रिकॉर्ड। तो थंब रूल के अकॉर्डिंग, थंब रूल है, इसके अकॉर्डिंग कितने परसेंटेज केसेस हैं जो यहाँ पर रजिस्टर किए जाने चाहिए, रिकॉर्ड किए जाने चाहिए। ऑप्शन में है यहाँ पर 50% ऑफ द टोटल 50% ऑफ द नंबर ऑफ प्रेगनेंसी एस्टिमेटेड, 75%, 25% या फिर 100%। तो यहाँ पर जो थंब रूल यूज़ किया जाता है तो इसका मतलब होगा कितना, एटलीस्ट 50% तक प्रेगनेंसीज क्या की जानी चाहिए, रिकॉर्डेड की जानी चाहिए, एंटीनेटल केस हैं जो रिकॉर्ड किए जाने चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर AC के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95 से यहाँ पर 5 क्वेश्चन टाइप नहीं है, बट जो अब नेक्स्ट पेपर हम देखेंगे 2022 का होगा, जो कि 24 अप्रैल 2022 को पेपर हुआ था वो। तो जैसा मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि हम दोनों पेपर एक ही सिंगल क्लास में सॉल्व करेंगे, जो कि ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है। तो इस पेपर का जो प्रिंट है वो अच्छा क्लियर है, तो हम इसको इसी में जो क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट, फिर से वन मोर टाइम रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी लोग इस क्लास को ज्वाइन किए हैं वो लोग पूरा देखें। ये 24 अप्रैल 2022 का पेपर रिसेंट का ही है, जो कि आपके जो अब आपका एग्ज़ाम है 29 तारीख को, 29 जनवरी को 2023 में, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए इस पेपर को हम स्टार्ट करेंगे। इसमें भी टोटल 100 MCQs आए हुए थे एज़ कम्पेयर टू 2021 के 2022 का हरियाणा CHO का पेपर इजी आया था। बट आप लोग इस पेपर्स के अलावा सीरीज़ वगैरह भी सॉल्व करते रहें, जो कि चैनल पे आपको अपडेट की जाती हैं। तो एज एन सिलेबस के अकॉर्डिंग दोनों पेपर्स हैं आपके, ऑफिशियल पेपर हैं हरियाणा के। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जब आपका पेपर हुआ था, बट जो भी लोग विथ एक्सप्लेनेशन के आंसर्स देखना चाहते हैं तो प्लीज़ क्लास में एंड तक जुड़े रहें। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिनका भी अब अपकमिंग टाइम में एग्ज़ाम होगा CHO के लिए, क्वेश्चन उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। कोशिश की जाएगी कि आपके कम टाइम में पूरे आंसर्स हैं जो सॉल्व करवा दिए जाएं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आया था, और जिन भी लोगों ने अपने आंसर चेक नहीं किए हैं, OMR आंसर शीट में आप क्या भर के आए हैं, सही आंसर क्या होगा, तो वो भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आया था, द क्लाइंट इज कंप्लेनिंग ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, द बेड इज करेंटली इन द पोजीशन, इन विच पोजीशन शुड द नर्स प्लेस द बेड। इजी क्वेश्चन है कि यदि ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, तो बेड की पोजीशन क्या देंगे, इससे पेशेंट की पोजीशन भी बदलेगी, फॉलोअर्स, लिथोटॉमी, ट्रेंडलैंडबर्ग या फिर सिम्स पोजीशन। तो यहाँ पर कौन सी पोजीशन हम देंगे, फॉलोअर्स पोजीशन। नेक्स्ट वन था, हेल्थ प्रमोशन इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय विच एक्टिविटी। तो हेल्थ प्रमोशन किस एक्टिविटी के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा, एडमिनिस्ट्रिंग द इम्यूनाइजेशन, गिविंग अ बाथ, प्रिवेंटिंग एक्सीडेंट्स इन होम, परफॉर्मिंग डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। तो
तो हेल्थ प्रमोशन किस में आएगा, प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है। तो यहाँ पर प्राइमरी प्रिवेंशन कौन सा होगा, होगा एडमिनिस्ट्रिंग द इम्यूनाइजेशन, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हेल्थ प्रमोशन का जो एक बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पर होगा वो क्या होगा, इम्यूनाइजेशन। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन क्लाइंट पोजीशन यूज्ड फॉर एडमिनिस्टर क्लिनजिंग एनिमा। तो एनिमा देने के लिए कौन सी पोजीशन यूज की जाती है, लिथोटोमी, सुपाइन पोजीशन, सिम्स लेफ्ट लेटरल पोजीशन। तो यहाँ पर क्लिनजिंग एनिमा के लिए जो पोजीशन यूज होती है वो कौन सी होती है, सिम्स लेफ्ट लेटरल पोजीशन। नेक्स्ट वन इज मिल्क इज अ पुअर सोर्स ऑफ, तो मिल्क में क्या है जो सबसे कम होगा, कैल्शियम, आयरन, विटामिन ए या फिर सोडियम। मिल्क का है जो पुअर सोर्स किसका होगा, आयरन का, किसका होगा, आयरन का। नेक्स्ट वन इज Mr. X is to be administered with 200 ml of normal saline per hour using infusion set. How much should be drop rate? तो यहाँ पर आपको ड्रॉप रेट निकालना है, 1 ml में 20 ड्रॉप होती है, तो यहाँ पर आप अपना फॉर्मूला यूज़ करके ड्रॉप रेट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, डॉरी डेथ इज डिफाइंड अंडर सेक्शन। तो जो डॉरी डेथ है, दहेज के कारण जो डेथ होती है वो किस सेक्शन में आएंगी, आईपीसी की धारा 304 ए में, 304 बी में, 376 ए में या फिर 376 डी में। तो डॉरी डेथ का मतलब है जो भी दहेज प्रथा के कारण, दहेज के कारण जो डेथ होती है वो किस में आती है, 304 बी आईपीसी, आईपीसी की धारा 304 बी में। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू असिस्ट द विजुअल एक्यूटी। तो विजुअल एक्यूटी को चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है, स्लिट लैम्प, स्नेलन्स चार्ट, वुड स्लाइड या फिर गोनियोस्कोपी। तो विजुअल एक्विटी को चेक करने के लिए जो यहाँ पर यूज होगा, टेस्ट होगा, वो क्या होगा, स्नेलन्स चार्ट। नेक्स्ट वन इज अ पेशेंट विथ ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया विल डेमोन्स्ट्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर कंप्लेंट। तो ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया में क्या होगा, फेशियल पेन सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, और ऐसा पेन होगा कि जो आप सहन करने के लायक भी नहीं होंगे, इस तरीके का पेन आपको होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में कौन सा है जो मैच होगा, कंप्लेन यहाँ पर जो मैच होगी तो वो होगी एक्सक्रूएसेटिंग इंटरमिटेंट पैरोक्सिमल फेशियल पेन। इस तरीके का पेन होगा कि पेशेंट उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट वन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ अफगार स्कोर एक्सेप्ट। तो अफगार स्कोर का पार्ट कौन सा नहीं है, ऑप्शन में हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर या फिर मसल टोन। तो हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, मसल टोन रहेगा, बट ब्लड प्रेशर है जो नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज सेंटर इज रन बाय। तो ICDS स्कीम किसके थ्रू रन होती हैं, ANM वर्कर के थ्रू, पब्लिक हेल्थ नर्स के थ्रू, डाई के थ्रू या फिर आंगनवाड़ी वर्कर के थ्रू। या तो हम ये कह सकते हैं ICDS का हार्ट किसको कहेंगे, हम तो होंगी आंगनवाड़ी वर्कर्स। कौन होंगी, आंगनवाड़ी वर्कर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, एंटीडोट फॉर मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिटी। तो यदि MgSO4 का डोज ओवर हो जाता है तो हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे, कैल्शियम ग्लूकानेट से, मैग्नीशियम सल्फेट से, हेपेरिन से या फिर विटामिन के से। तो मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिटी यदि होती है तो एंटीडोट हम क्या देंगे, तब हम एंटीडोट देंगे कैल्शियम ग्लूकानेट। नेक्स्ट है यहाँ पर रोटेटिंग इंजेक्शन साइट्स व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग इंसुलिन प्रिवेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन। तो हम इंसुलिन को 2.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे लगाते हैं, एक जगह इंसुलिन इंजेक्ट किया वहाँ दूसरी बार नहीं लगाएंगे, 2.5 सेंटीमीटर का क्या देंगे, गैप देंगे। तो यहाँ पर रोटेटिंग इंजेक्शन साइट क्यों हम बदलते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं, क्या प्रिवेंट करने के लिए, इंसुलिन एडिमा, इंसुलिन लिपोडिस्ट्रोफी, इंसुलिन रेसिस्टेंस या सिस्टमिक एलर्जिक रिएक्शन। तो हम एक ही साइड पर 2 इंसुलिन के डोज नहीं लगाते, 2.5 सेंटीमीटर तक का क्या देते हैं, गैप देते हैं। तो क्यों देते हैं, ताकि इंसुलिन लिपोडिस्ट्रोफी को हम प्रिवेंट कर सकें। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्लाइट और फाइट। फ्लाइट और फ्राइट हार्मोन कौन सा है, प्रोजेस्टेरोन, एड्रेनालिन, ग्लूकागॉन या फिर एल्डोस्टेरोन। तो ये सबको पता है कौन सा हार्मोन है, एड्रेनालिन हार्मोन, फ्लाइट और फ्राइट। नेक्स्ट वन इज कैम्पनर्स राइस फ्रूट डाइट इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर। तो एक डाइट का फॉर्म बताया है यहाँ पर। तो ये डाइट किस टाइप के पेशेंट में दी जाएगी, हाइपरटेंशन में, डायबिटीज़ में,
कॉन्स्टिपेशन में या फिर पेप्टिक अल्सर में। तो यहाँ पर जो डाइट है कैंपनर्स राइस फ्रूट डाइट किस टाइप के पेशेंट के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है? हाइपरटेंशन के पेशेंट के लिए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? हाइपरटेंशन। तो कैंपनर्स डाइट है जनरली किसके लिए यूज़ की जाती है? तो इसमें हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए इसमें 2000 कैलोरीज है जो यूज़ की जाती है। इसमें 5 ग्राम और उससे भी कम फैट होगा, 20 ग्राम प्रोटीन होगा, 150 mg से भी कम क्या होगा? सोडियम होगा। तो ये डाइट है कैंपनर्स डाइट जो कि हाइपरटेंशन के पेशेंट के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है। नेक्स्ट वन इज हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैड निडल स्टिक इंजरी फ्रॉम अ नोन HIV इन्फेक्टेड पेशेंट। ही शुड सर्टेनली स्टार्ट पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस विद इन हाउ मेनी आवर्स ऑफ एक्सपोजर। तो यहाँ पर आपको पता है कि पेशेंट क्या HIV इन्फेक्टेड है, बट आपको क्या हो जाता है? निडल स्टिक इंजरी हो जाती है। तो आपको कितने घंटे के अंदर पोस्ट प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट लेना है? 72 घंटे, 85 घंटे, 90 घंटे या फिर 92 घंटे। तो यहाँ पर कितने घंटे के अंदर आपको पोस्ट प्रोफाइलैक्सिस एक्सपोजर लेना है? 72 घंटों के अंदर। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट वन इज स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस आर यूज्ड। तो हम स्टैंडर्ड प्रिकॉशन किस में यूज़ करेंगे? फॉर ऑल पेशेंट्स अनलेस दे आर अंडर ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन, फॉर ऑल पेशेंट एक्सेप्ट दोज इन प्रोटेक्टिव आइसोलेशन, फॉर एनी पेशेंट द नर्स बिलीव्स माइट बी इन्फेक्शियस। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड प्रिकॉशन तो हम सभी पेशेंट के लिए बरतेंगे क्योंकि हमें नहीं पता है कि किस पेशेंट के लिए क्या प्रॉब्लम है। नेक्स्ट वन इज द डिफरेंस बिटवीन एपिकल एंड रेडियल पल्स। तो एपिकल और रेडियल पल्स के बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है? पल्स डेफिसिट। क्या कहलाता है? पल्स डेफिसिट। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज रिकमेंडेड फॉर ओरल केयर। ओरल केयर के लिए कौन सा सोल्यूशन यूज़ किया जाएगा? डेटॉल, 5% सेवलॉन, 2% क्लोरोहेक्सिडिन, 10% सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो यहाँ पर ओरल केयर के लिए जो सोल्यूशन यूज़ होगा वो क्या होगा? 10% सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो 2% क्लोरोहेक्सिडिन है, ये जनरली स्किन पे यूज़ किया जाता है ना कि ओरल केयर के लिए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? 10% सोडियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट है यहाँ पर साकिर्स टेप इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। तो साकिर टेप मैंने आपको कई बार बताया है जिसमें ग्रीन, येलो और रेड कलर के क्या होंगे? बैंड रहेंगे जो कि रिप्रेजेंट करेंगे न्यूट्रिशनल लेवल को। तो किसके लिए होगा? कलर ब्लाइंडनेस, हाइट, मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस या फिर चेस्ट सरकमफेरेंस के लिए। तो जो साकिर टेप है किसके लिए यूज़ किया जाता है? MUAC के लिए, मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस के लिए। नंबर 20 टॉर्च इन्फेक्शन इंडिकेट्स। तो टॉर्च इन्फेक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं जो इंक्लूड रहेंगी? ऑप्शन में है यहाँ पर। तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर बताते हैं कि टॉर्च में क्या क्या इंक्लूड रहेगा। टॉक्सोप्लाज्मोसिस, क्या होगा? टॉक्सोप्लाज्मा, टॉक्सोप्लाज्मोसिस। अदर एजेंट्स में यहाँ पर सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी आ जाएगा। एंड यहाँ पर आता है रूबेला जिसको हम जर्मन मीजल्स कहेंगे, एंड साइटोमेगालो वायरस और हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। तो यहाँ पर आपको याद रखना है टॉक्सोप्लाज्मा, अदर एजेंट्स जिसमें कि क्या होगा? सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी, जर्मन मीजल्स जिसको हम दूसरा नाम क्या है इसका? रूबेला, साइटोमेगालो वायरस एंड हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा ए। आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट वन इज क्राउनिंग इज डिफाइंड एज। तो क्राउनिंग कब होगी? जनरली सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में होगी, जब क्या होगा? जो हेड है यहाँ पर आएगा वुल्वल आउटलेट में आएगा किसी भी अदर प्रॉब्लम के। तो यहाँ पर इसी टाइम पर क्या किया जाता है? एपिजियोटॉमी भी की जाती है। क्राउनिंग के लिए यहाँ पर क्या टर्म यूज होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन इज इन फीमेल द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इज फर्स्ट मार्क्ड बाय। प्यूबर्टी का पहला साइन क्या है? मेनार्ची, थैलार्ची, प्यूबर्ची या फिर एडनार्ची। तो प्यूबर्टी का फर्स्ट साइन है यहाँ पर थैलार्ची। जो सेकेंडरी सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, सेक्सुअल सिम्टम्स, जिसमें हम ये भी कह सकते हैं ब्रेस्ट बडिंग देखने को मिलेगा। तो इसको क्या कहा है? थैलार्ची। मेनार्ची का मतलब होता है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द मेजरमेंट ऑफ यूट्रस फंडल हाइट एट वेरियस स्टेज ऑफ जेस्टेशन प्रेग्नेंट वुमेन। तो यहाँ पर आपको सही पॉइंट बताना है कि सही पॉइंट क्या है जब यूट्रस की फंडल हाइट हम चेक करते हैं तब।
एट 6 वीक यू कैन फील इट इन एब्डोमेन, 12 वीक इट इज़ एन अम्बलाइकल लेवल, तो बिलो अम्बलाइकस होती है, 20 वीक्स इट रीच द पेल्विक गर्डल, तो ऐसा नहीं है, 36 वीक में लोअर पार्ट ऑफ स्टर्नम के यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24, ऑक्सीटोसिन इज यूजफुल फॉर, तो ऑक्सीटोसिन किसके लिए यूजफुल होता है? ऑप्शन में था इंडक्शन ऑफ लेबर, मेनोरेजिया, हाइपरओलेटिसेमिया या फिर इनफर्टिलिटी। तो ऑक्सीटोसिन क्यों यूज़ किया जाता है? लेबर इंड्यूस करने के लिए, यूट्राइन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए। नेक्स्ट वन इज अ नर्स सस्पेक्ट दैट अ 6 month old infant हैज सिस्टिक फाइब्रोसिस, यदि बच्चे को क्या सिस्टिक फाइब्रोसिस है, कौन सा टेस्ट है जो कंफर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा? ऑप्शन में क्वांटिटेटिव कलेक्शन ऑफ स्टूल सैंपल फॉर फीकल फैट, पल्मोनरी फंक्शन स्टडी, स्वीट क्लोराइड एनालिसिस या फिर सीरम सैंपल फॉर ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस में जो यहाँ पर कंफर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है वो क्या? स्वेट क्लोराइड टेस्ट। कौन सा टेस्ट है? स्वेट क्लोराइड टेस्ट। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीनेशन आर गिवन टू न्यूबॉर्न इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ, तो आफ्टर द बर्थ है जो कौन सी वैक्सीन दी जाती हैं? 3 दी जाती हैं, OPV, हेपेटाइटिस बी एंड BCG वैक्सीन। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका राइट आंसर क्या होगा? ए, ओरल पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन एंड BCG वैक्सीन। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द आइडियल टेम्परेचर टू स्टोर द DPT वैक्सीन, तो DPT वैक्सीन को किस टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है? 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर DPT को स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28, तो यहाँ पर है ग्रोथ चार्ट और रोड टू हेल्थ इज विजिबल डिस्प्ले ऑफ, तो सभी ने इम्यूनाइजेशन चार्ट देखा होगा जिसमें पीछे बना होता है ग्रोथ चार्ट और रोड टू हेल्थ चार्ट, आपकी पीडियाट्रिक की बुक्स में भी देखा है। तो विजिबल डिस्प्ले किसका है? हाइट फॉर एज, वेट फॉर हाइट, हाइट फॉर वेट या फिर वेट फॉर एज, तो ये होता है वेट फॉर हाइट। आपके वेट हाइट के हिसाब से कितना है उसके लिए चार्ट है जो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज, तो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन कौन करेगा? मोनोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, ग्रेन्युलोसाइट्स या फिर टी लिम्फोसाइट्स, तो जो यहाँ पर एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करता है वो क्या होगा? बी लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट वन इज कुकरनक्का इज अ डिसीज रिलेटेड टू, कुकरनक्का डिसीज किससे रिलेट करती है? तो आई के रेटिना पार्ट से रिलेट करती है। नेक्स्ट वन इज इन लेड पॉइजनिंग द बर्टन्स लाइन अपीयर्स एज, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको विथ इमेज के बताया था कि बर्टन्स लाइन लेड पॉइजनिंग में देखने को मिलेगी, तो ये कैसी होगी? ब्लूइश पर्पल लाइन ऑन गम्स, ग्रीनिश कोटिंग ऑन गम्स, ब्राउन स्टेन्स ऑन टीथ या रस्ट कलर लाइन ऑन गम्स। तो ब्लूइश पर्पल लाइन ऑन गम्स देखने को मिलेगी जिसको हम क्या कहते हैं? बर्टन्स लाइन, जो कि लेड पॉइजनिंग में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 कॉजेज, विटामिन B12 की कमी से क्या होगा? नाइट ब्लाइंडनेस, पर्नीशियस एनीमिया, रिकेट्स या फिर स्कर्वी। तो विटामिन B12 की कमी से क्या होता है? पर्नीशियस एनीमिया। नेक्स्ट वन इज रिचा, अ मदर ऑफ 7 month old infant is concerned about motor skills development of her child. Nurse should explain that the activity infant is most likely to do this is, तो इजी क्वेश्चन है कि 7 महीने का इन्फेंट क्या काम कर सकता है? वॉक विथ वन हैंड हेल्ड, ईट सक्सेसफुली विथ स्पून, स्टैंड विदाउट होल्डिंग ऑन टू द फर्नीचर, सिट अलोन यूजिंग द स्टैंड हैंड फॉर सपोर्ट। तो यहाँ पर जो 7 महीने के बच्चे का मोटर डेवलपमेंट होगा वो क्या होगा? सिट अलोन यूजिंग द हैंड फॉर द सपोर्ट। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट और है वो क्रैक्ड पॉट साउंड ऑन परकसन ओवर हाइड्रोसेफेलस बेबी इज कॉल्ड एज। क्रैक्ड पॉट साउंड का मतलब है कि जो मटके होते हैं मिट्टी के, मटके जिसको हम कहते हैं हिंदी में तो मटके ही कहेंगे, दूसरी लैंग्वेज मुझे नहीं पता। तो हाइड्रोसेफेलस में क्या होता है? CSF बहुत ज़्यादा है जो लेवल बढ़ जाएगा जब हम परकसन करेंगे हेड का, तो बेबी के सिर से जो साइन आपको सुनाई देगा वो क्रैक्ड पॉट साउंड। इसके लिए कौन सा साइन कंसीडर किया जाएगा मेडिकल लैंग्वेज में? चैडविक साइन, हॉमन साइन, कर्निंग साइन या फिर मैक्विन साइन। तो ये साइन कहलाएगा मैक्विन साइन। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट वेट गेन इन 0 to 5 year old चिल्ड्रन। तो 0 से 5 साल तक के बच्चे में वेट गेन के लिए गलत पॉइंट क्या होगा? हेल्थी बेबी डबल देयर बर्थ वेट बाय 6 months। तो बिल्कुल करेक्ट है, जो बच्चे हेल्दी होते हैं वो जो वेट उनका एट द टाइम ऑफ बर्थ होगा
वो 6 मंथ में क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन है देयर वेट शुड बी 4 times द बर्थ वेट बाय 1 ईयर। ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, तो यहाँ पर आपको फॉल्स स्टेटमेंट ही बताना है। 1 ईयर में कितना होता है, 3 गुना होगा। 6 महीने में डबल, 1 साल में 3 गुना, ना कि 4 times। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट वन इज, और जो अदर ऑप्शन है तो सी ऑप्शन में आफ्टर 2 ईयर एज वेट गेन इज एक्सपेक्टेड टू बी एटलीस्ट 2 kg पर ईयर, बिल्कुल करेक्ट है। अब बर्थ वेट ऑफ बिलो 2.5 kg, यदि बर्थ वेट 2.5 kg से कम होता है तो हम उन बेबीज को क्या कंसीडर करते हैं, LBW बेबी और लो बर्थ वेट बेबीज। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग गाइडलाइन इज ट्रू अबाउट इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ 6 चिल्ड्रन एज्ड बिलो 2 months। तो जिन बच्चों की एज 2 महीने से भी कम है, क्या है, 2 महीने से भी कम है, तो उनके लिए ट्रू पॉइंट क्या होगा, IMNCI सिकनेस में जो ट्रीट किए जाएंगे। पिंक कलर क्लासिफिकेशन इंडिकेट्स होम बेस्ड केयर। चाइल्ड नॉट फीडिंग वेल शुड बी मैनेज्ड इन OPD। जॉइंटिस अपीयरिंग इन अ बेबी आफ्टर 24 hours of age and palm or sole not yellow should indicate home care। A child with diarrhea having sluggish movement indicates home care। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 37, नर्व इन्वॉल्व इन बेल्स पाल्सी। तो बेल्स पाल्सी में कौन सी नर्व इन्वॉल्व होती है, फेशियल नर्व। कौन सी नर्व, फेशियल नर्व। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द BMI ऑफ मेल हुज वेट इज 72 kg एंड हाइट इन 160 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यूज करना होगा, जिसमें वेट डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले यहाँ पर वेट आपका कितना है, 72 kg है जब आपका वेट यहाँ पर, तो यहाँ पर हाइट को क्या किया जाएगा, 1 सेंटीमीटर से आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 सेंटीमीटर जो 160 सेंटीमीटर है, इसको जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे हम तो 1.60 आएगा। कितना, 1.60 जो हाइट आएगी। एंड देन आपको क्या करना है कि 1.60 के ऊपर भी स्क्वायर रहेगा, तो मीटर स्क्वायर में हाइट है, तब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो BMI निकल के आएगा वो कितना आएगा, 28। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, 28। आप यहाँ पर इस तरीके से डायरेक्ट आपको पहले यहाँ पर यदि हाइट सेंटीमीटर में है तो यहाँ पर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 160 सेंटीमीटर का मीटर में कितना आएगा, 1.60 मीटर। देन आफ्टर आप इसको जो वेट इन किलोग्राम्स डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो लगा के आप BMI इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी विच इज अप्लाइड इन बिहेवियर थेरेपी वाज डिस्क्राइब्ड बाय। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी थी, अब्राहम मास्लो ने, इवान पाब्लो, सिगमंड फ्रूड या फिर मैक्सवेल जोन्स। तो जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी ये किसने दी थी, इवान पाब्लो ने। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, बी। नेक्स्ट वन इज ब्लीचिंग पाउडर नीडेड टू डिसइंफेक्टेड 1000 लीटर ऑफ वाटर। तो 1000 लीटर पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए कितना ब्लीचिंग पाउडर की ज़रूरत पड़ेगी, 2.0 ग्राम्स, 5 ग्राम्स, 2.5 ग्राम या फिर 3.5 ग्राम्स। तो 1000 लीटर पानी को हमें डिसइंफेक्ट करना है तो 5 ग्राम है जो किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ब्लीचिंग पाउडर की। तो यहाँ पर आप किसको मार्क करेंगे, ऑप्शन नंबर बी को। नेक्स्ट वन इज पॉइंट प्रिवलेंस ऑफ अ डिसीज इज डिफाइंड एज। तो पॉइंट प्रिवलेंस किसके लिए है जो यूज़ किया जाएगा, नंबर ऑफ ओल्ड केसेस प्रेजेंट ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम इन अ गिवन पॉपुलेशन। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका। प्रिवलेंस रेट में ओल्ड केस इंक्लूड किए जाएंगे, तो यहाँ पर नंबर ऑफ ओल्ड केस प्रेजेंट ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम इन अ गिवन पॉपुलेशन। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 इज सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द वेरिएबल वैल्यूज 3, 4, 6, 7, 8, 14 फ्रॉम देयर मीन इज। तो यहाँ पर आपको मीन कैलकुलेट करने के लिए जितने नंबर्स दिए हैं उन सबको प्लस प्लस करके अब जितने हैं उनकी काउंटिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर जब आप मीन निकालेंगे तो आपका जो पूरी जो यहाँ पर नंबर हैं कितने आएंगे, 42 में आप 6 से भाग दे देंगे तो आपका जो मीन निकल के आएगा वो कितना होगा, 7। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हेपेटाइटिस इज ट्रांसमिटेड बाय फीको ओरल रूट। तो फीको ओरल रूट से ओनली 2 हेपेटाइटिस ट्रांसमिट होते हैं, हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या क्या है, हेपेटाइटिस बी, सी, डी या फिर ई। तो फीको ओरल रूट से मैंने जस्ट बताया कि हेपेटाइटिस ए और ई ट्रांसमिट होते हैं, तो यहाँ पर फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट क्या होगा, हेपेटाइटिस ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44।
अर्ली एम्बुलेशन इज पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड प्रिवेंट्स विच कॉम्प्लिकेशन। तो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के बाद हम पेशेंट को क्या करवाते हैं, थोड़ी बहुत वॉक करवाना स्टार्ट करवाते हैं, तो किस कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करने के लिए करेंगे, पेन से, डीवीटी से, वॉमिटिंग से या फिर इन्फेक्शन से। तो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के बाद पेशेंट में डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उस कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, पेशेंट को थोड़ी बहुत वॉक करवाना भी स्टार्ट करवाते हैं। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 45, रॉप्सिंग साइन इज पॉजिटिव इन। तो रॉप्सिंग साइन किस में पॉजिटिव रहेगा, कोलाइटिस में, कोलिसिस्टाइटिस में, अपेंडिसाइटिस में या फिर पैंक्रेटाइटिस में। तो जो रॉप्सिंग साइन है क्या होगा, रॉप्सिंग साइन किस में होता है, अपेंडिसाइटिस में पॉजिटिव देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है, राइट, जब आप फाइंडिंग करेंगे तो राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होगा, आप पाल्पेट करेंगे लेफ्ट साइड में, लेकिन फील कहाँ होगा, राइट साइड में। तो ये क्या है, रॉप्सिंग साइन, और ये किस में देखने को मिलेगा, अपेंडिसाइटिस में। नेक्स्ट है यहाँ पर अ पेशेंट हैज द फॉलोइंग एबीसी रिजल्ट। तो यहाँ पर एबीसी रिजल्ट कितना है, पीएच वैल्यू 7.25, PaCO2 50 mmHg है, HCO3 30 mmol पर लीटर है। तो यहाँ पर आपको सजेस्टिव वैल्यू निकालनी है कि क्या है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, डीकम्पनसेटेड, कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस या फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंपनसेटेड और डीकम्पनसेटेड। तो यहाँ पर पीएच वैल्यू को देख के आप है जो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका आंसर क्या होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कंपनसेटेड। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली डिफाइंस द फुल फॉर्म ऑफ अमृत स्कीम। ये क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की थी। अमृत स्कीम और अमृत स्कीम दोनों डिफरेंट हैं, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अमृत और अमृत मैं आपको बता दूं, जो अमृत स्कीम आई थी ये कैंसर और हार्ट डिसीज़ के पेशेंट में जो इम्प्लांटेशन होता है, जो भी ऑर्गन या फिर जो भी डिवाइस इम्प्लांटेशन किया जाएगा उसके लिए लाया गया था। तो इसका जो फुल फॉर्म था वो क्या था, अफोर्डेबल मेडिसिन रिलायबल इम्प्लांट्स फॉर ट्रीटमेंट। सस्ते दाम में कम पैसों में जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स लूटते हैं, तो उसके कंपेयर में यहाँ पर बहुत ही कम प्राइस में आपको जो भी इम्प्लांट किए जाएंगे, ट्रीटमेंट होगा, वो यहाँ पर दिया जाएगा। तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म क्या था, अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट्स फॉर ट्रीटमेंट। स्कीम है, इसका फुल फॉर्म क्या है, अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट्स फॉर ट्रीटमेंट। और एक और है अमृत स्कीम, AMRUT है उसमें, वो है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। बट यदि अमृत स्कीम आपसे पूछा गया है तो आपको आंसर देना होगा अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट फॉर ट्रीटमेंट, जो कि कैंसर और हार्ट डिसीज़ के पेशेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं और कुछ गिनी चुनी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं वहाँ के लिए स्कीम लॉन्च की थी। जो इम्प्लांटेशन होगा वो चीप प्राइस में होगा, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले लूटते हैं उसके कंपेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन है व्हाट आर द 3 डायमेंशन ऑफ UNDP's ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स। तो UNDP ने क्या दिया है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दिया है HDI का। तो उसमें 3 डायमेंशन है, तो वो कौन कौन से यहाँ पर 3 डायमेंशन रहने वाले हैं। तो वो है यहाँ पर लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ, नॉलेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर A, लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ, नॉलेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो 3 डायमेंशन है, आपको याद रखना है, HDI इंडेक्स में दिए गए हैं। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 49। अंडर प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना PMJAY स्कीम, हाउ मच हेल्थ कवरेज प्रोवाइडेड टू पर फैमिली पर ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टर्सरी हॉस्पिटलाइजेशन। तो PMJAY स्कीम के तहत फैमिली के पर मेंबर के लिए पर ईयर है जो 5 लाख तक का कवरेज है जो किया जाता है, कितना, अप टू 5 लाख रुपीज़ तक का। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 50। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ प्रॉब्लम इज नॉट कवर्ड बाय RBSK, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में क्या कवर नहीं होगा। ऑप्शन में है डेवलपमेंटल डिले, विजन इम्पेयरमेंट, विटामिन A डेफिशिएंसी। तो जो RBSK प्रोग्राम में जो चीज़ कवर नहीं होगी वो इनमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगी, तो डेवलपमेंटल डिले है जो यहाँ पर इंक्लूड रहेगा, विजन इम्पेयरमेंट होगा एंड यहाँ पर विटामिन A डेफिशिएंसी होगी। लेकिन रुबेला है जो यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं होगा, क्या होगा, रुबेला यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं होगा। तो आप किसको मार्क करेंगे,
राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो इसके तहत टोटल 4 डीज आते हैं, डेफिशिएंसी एट बर्थ, डिफेक्ट एट बर्थ, चाइल्डहुड डिसीज एंड डेवलपमेंटल डिले एंड डिसेबिलिटीज़। तो यहाँ पर 4 डीज आते हैं। तो इनमें डेफिशिएंसी का मतलब जो भी कमी होंगी, तो यहाँ पर विटामिन ए डेफिशिएंसी है, डी डेफिशिएंसी है, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन है, ग्वाइटर है, तो ये चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाएंगी जो डेफिशिएंसी कमी के कारण हो रहा है। अब चाइल्डहुड डिसीज आती हैं तो वो भी यहाँ पर, डिफेक्ट्स एट बर्थ होंगे वो भी यहाँ पर है जो कवर किए जाएंगे, बट रूबेला है जो यहाँ पर कवर नहीं होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मिड डे मील प्रोग्राम। तो मिड डे मील प्रोग्राम को लेके यहाँ पर सही पॉइंट कौन सा है? इट शुड रिप्लेस होम डाइट, इट शुड हैव लो कॉस्ट डाइट, इट्स मीनू शुड बी फिक्स्ड, इट शुड कवर 2/3 ऑफ कैलोरी नीड्स ऑफ द स्टूडेंट। तो जो बहुत सारे चैनल्स हैं जिन्होंने इसका आंसर डी ऑप्शन दिया हुआ है, तो बिल्कुल उन्होंने रॉन्ग आंसर दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1/3 कैलोरी है जो प्रोवाइड करवाई जाती है, ना कि 2/3। तो ये तो आपका आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा। अब यहाँ पर बात आती है, तो होम डाइट को भी रिप्लेस नहीं करेगा मिड डे मील प्रोग्राम। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आएगा वो होगा इट्स मीनू शुड बी फिक्स्ड। जो इसका मेन्यू है वो क्या रहेगा? 2 Which of the following is true about the National Program for Control of Blindness? तो नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस के लिए यहाँ पर सही पॉइंट क्या है? तो ऑप्शन में इट एम टू रिड्यूस अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस बाय 2020, इट एक्सक्लूडेड डायबिटिक रेटिनोपैथी फ्रॉम इट्स डोमेन, इट डज नॉट कवर रिफ्रैक्टिव एरर। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस में क्या किया गया है? एक एम रखा गया है कि 2020 तक जो अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस है उसको हमें क्या करना है? कम करना है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। तो नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम को लेके सही पॉइंट क्या है? इट स्टार्टेड एज लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम इन 1955, इट वॉज कन्वर्टेड इनटू एन इरेडिकेशन प्रोग्राम इन 2002, it included MDT in 2005, leprosy cases are increasing at a steady rate since 2011। तो नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम और कंट्रोल प्रोग्राम है, इसमें थोड़े से चेंजेस किए गए थे। तो सही पॉइंट यहाँ पर क्या है कि कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम है जो कब लाया गया था? 1955 में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। तो नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम को लेकर सही पॉइंट क्या है? तो ऑप्शन में इट वॉज स्टार्टेड इन 1955, इट हैज़ बीन डिसकंटिन्यूड इन 2021, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिड नॉट अफेक्टेड एंड इट वॉज इंटीग्रेटेड विथ CSSM। तो चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड के साथ इसने कब है जो इंक्लूड हो गया था इसमें? 1992 में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट जननी सुरक्षा योजना। तो JSY स्कीम के तहत गलत क्या है? तो ये 2005 में आई थी। एम था यहाँ पर कि जो हॉस्पिटल में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवाना है, जो इंसेंटिव था वो आशा वर्कर को दिया जाना है, और न्यूनेटल मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को कम करना है। बट यहाँ पर रिवाइव डाइट ट्रेनिंग है जो नहीं, इसका एम रखा गया था। हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज इसका मेन एम रखा गया था। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? 55 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 6, व्हाट स्टैंड फॉर एस इन साथ। तो साथ इनिशिएटिव लाया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएट स्टार्ट किया था हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर में अलग अलग स्टेट्स के साथ। तो यहाँ पर साथ जो इनिशिएटिव लाया था, कौन लेके आया था इसको? नीति आयोग। कौन लेके आया था? नीति आयोग। तो यहाँ पर इसका जो फुल फॉर्म है, साथ का फुल फॉर्म क्या होता है? सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ह्यूमन कैपिटल एजुकेशन। तो यहाँ पर जो एम रखा गया था, तो साथ का फुल फॉर्म पूछा है, साथ में एस का फुल फॉर्म। तो एस का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है? सस्टेनेबल। और ये कौन लेके आया था? नीति आयोग। नेक्स्ट वन इज आशा वर्कर इज ट्रेंड टू वर्क एज एन इंटरफेरेंस बिटवीन द कम्युनिटी एंड द पब्लिक हेल्थ सिस्टम। तो आशा का फुल फॉर्म क्या है? आशा का फुल फॉर्म होता है एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। नेक्स्ट वन इज एज पर नेशनल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोग्राम प्रॉब्लम ब्लेज इज वन। तो प्रॉब्लम ब्लेज यहाँ पर कौन से हैं? कौन से हैं यहाँ पर प्रॉब्लम ब्लेज? वेयर सेफ वाटर इज अवेलेबल विद इन अ किलोमीटर। तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 1.5 किलोमीटर यहाँ पे कंसीडर किए जाते हैं।
वेयर वाटर इज अवेलेबल विद इन अ डेप्थ ऑफ 5 मीटर, वेयर वाटर हैज एक्सेस सैलिनिटी, या फिर वेयर वाटर हैज लेस आयरन कंटेंट। तो प्रॉब्लम प्लेस में कौन से आएंगे, जहाँ पर पानी में बहुत ही कम आयरन होगा। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट एंटीनेटल केयर एंड इट्स पर्पस। तो रॉन्ग यहाँ पर क्या है एंटीनेटल केयर को लेके, तो ये 12 वीक जेस्टेशन में स्टार्ट की जानी चाहिए, बिल्कुल सही है। इसमें हाई रिस्क प्रेगनेंसी आइडेंटिफाई की जा सकती हैं, इसमें फैमिली प्लानिंग के बारे में भी हम बता सकते हैं मदर्स को, बट अंडर 5 क्लिनिक्स क्या है इससे रिलेट नहीं करेगा, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, केस फाइंडिंग इन RNTCP इज बेस्ड ऑन। तो रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम के तहत केस फाइंडिंग किस बेस पर होंगी, स्पुटम कल्चर, चेस्ट एक्सरे, स्पुटम माइक्रोस्कोपी या फिर माउंटेक्स टेस्ट। जो भी लोग आंसर सी मार्क करके आए हैं आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वन इज द एक्सटर्मिनेशन ऑफ रूट कॉज ऑफ डिसीज इज कॉल्ड। तो एक्सटर्मिनेशन ऑफ रूट कॉज को अलग करना क्या कहलाएगा, एरेडिकेशन, एलिमिनेशन, कंट्रोल या फिर मॉनिटरिंग। तो ये क्या कहलाएगा, एरेडिकेशन। नेक्स्ट वन इज इन एन आउटब्रेक ऑफ अ वायरल हेमरेजिक फीवर इन अ ब्लेज 20,000 पॉपुलेशन 200 केस हैव अकर्ड एंड 25 हैव डेथ, कैलकुलेट द केस फैटेलिटी रेट। तो केस फैटेलिटी रेट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डेथ डिवाइडेड ऑफ नंबर ऑफ ऑल केसेस इनटू 100। क्या रहेगा, नंबर ऑफ डेथ, जितनी डेथ हुई है उनको डिवाइड करना है किससे, नंबर ऑफ ऑल केस से इनटू 100। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 25 क्या है यहाँ पर नंबर ऑफ डेथ हैं, एंड इसको डिवाइड किससे करेंगे 200 से इंटू 100। तो जो यहाँ पर आपका रेशियो निकल कर आएगा वो कितना होगा, 12.50। केस फैटेलिटी रेट का जो फॉर्मूला है वो क्या है, नंबर ऑफ डेथ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल केसेस इंटू 100। इस फॉर्मूला का यूज़ करके आप केस फैटेलिटी रेट है जो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्विस प्रोवाइडेड अंडर ICDS स्कीम। तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम में क्या प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, नॉट अ सर्विस। ऑप्शन में प्री स्कूल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन ये करवाया जाता है, हेल्थ चेकअप एंड रेफरल सर्विसेज होती हैं, इम्यूनाइजेशन होता है, बट मिड डे मील यहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ पर आप किसको मार्क करेंगे, मिड डे मील को। आपका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर वो क्या होगा, मिड डे मील, क्योंकि यहाँ पर सर्विस नहीं है वो पूछा गया है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय एडीज मॉस्क्यूटो। तो एडीज मॉस्क्यूटो से क्या ट्रांसमिट नहीं होगा, वेस्ट नाइल वायरस, जीका वायरस, येलो फीवर या फिर चिकनगुनिया। तो जीका, येलो फीवर, चिकनगुनिया ये होंगे, लेकिन जो नहीं होगा वो क्या होगा, वेस्ट नाइल वायरस। इसके लिए जो मॉस्क्यूटो रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है, वो क्यूलेक्स पाइपन्स। क्या है यहाँ पर, क्यूलेक्स पाइपन, जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, वेस्ट नाइल वायरस है जो मॉस्क्यूटो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट वन इज सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज। तो सेंसिटिविटी का मतलब यहाँ पर क्या है, तो सेंसिटिविटी का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रू डायग्नोसिस व्हेन डिसीज इज प्रेजेंट। क्या है, डिसीज होने की प्रोबेबिलिटी है और जब डिसीज क्या है, प्रेजेंट है और पॉजिटिव हैं आप। नेक्स्ट वन इज द नर्स हेल्थ एजुकेट्स द ग्रुप ऑफ मिडिल एज वुमेन टू अंडरगो विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट फॉर स्क्रीनिंग ऑफ सर्वाइकल कैंसर। आंखें बंद करके इसका आंसर आप दे सकते हैं कि सर्वाइकल कैंसर के लिए क्या करवाया जाता है, पेप स्मीयर। ऑप्शन में था माउंटेक्स टेस्ट, अल्ट्रासोनोग्राफी, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। तो फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी जनरली ब्रेस्ट कैंसर के लिए है जो करवाया जाता है, बट यहाँ पर क्या होगा, पेप स्मीयर। नेक्स्ट वन इज संभव एंड स्वावलंबन इनिशिएट आर रिलेटेड विथ। तो संभव एंड स्वावलंबन इनिशिएट किसके लिए लाया गया था, प्लास्टिक वेस्ट के लिए। किसके लिए, प्लास्टिक वेस्ट के लिए। नेक्स्ट वन इज नोवेक डिजोकोविक वॉन हिज पेरिस मास्टर टाइटल इन 2021। तो ये कौन से नंबर का पेरिस मास्टर टाइटल 2021 में इन्होंने जीता है नोवेक ने, तो इन्होंने 6वें नंबर का टाइटल है जो अपने नाम पे किया है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 69, रूलर ऑफ बल्लभगढ़ शेर नहर सिंह ज्वाइंट हैंड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर टू डिफीट द ब्रिटिश। तो यहाँ पर रूलर ऑफ बल्लभगढ़ शेर नहर सिंह ने किस मुगल एम्परर के साथ है जो हाथ मिलाया था कि वो ब्रिटिश के लिए, जो ब्रिटिश गवर्नर ब्रिटिश आई थी सरकार थी उसको हरा सकें। तो इन्होंने बहादुर शाह जफर के साथ क्या किया था, संधि की थी कि जो ब्रिटिश हैं उनको हराया जा सके।
तो कौन से मुगल एम्परर के साथ? बहादुर शाह जफर के साथ। Who among the following was first woman to climb Mount Everest twice? तो कौन सी वुमेन है जो 2 बार माउंट एवरेस्ट से क्लाइंब कर चुकी हैं? संतोष यादव, बचेंद्री पाल, शरॉन वुड या फिर कैथीज? तो 2 बार माउंट एवरेस्ट से छलांग कौन लगा चुकी हैं? संतोष यादव क्लाइंब कर चुकी हैं। नेक्स्ट वन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज डिजॉल्व्ड? तो ईस्ट इंडिया कंपनी है जो कब है इसका ऑपरेशन था जो क्या हो गया था? बंद कर दिया गया था, सीज कर दिया गया था। ऑप्शन में 1871, 1872, 1873 या फिर 1874 में। तो ये ऑपरेशन कब बंद हो गया था? 1874 में। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज ओल्डेस्ट डैम इन इंडिया? तो इंडिया का सबसे पुराना डैम कौन सा? वो है कल्लानाई डैम जो कि कावेरी रिवर पर है, जो तमिलनाडु में बनाया गया है। नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर फ्रॉम कलकत्ता वॉज स्टार्टेड? तो पहला न्यूज़पेपर कलकत्ता से स्टार्ट कब किया गया था इंग्लिश का? वो भी 1779, 1780, 1781 या फिर 1782 में। तो फर्स्ट न्यूज़पेपर कब लाया गया था कलकत्ता से इंग्लिश का? तो वो था 1779 में, 1779 में। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिस फॉर कैलकुलेटिंग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इन टर्म्स ऑफ लॉन्गिट्यूड? तो क्या है जो बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है इंडियन स्टैंड IST टाइम है जो इंडिया में? तो ये है यहाँ पर 82.5 एंगल है, ईस्ट है जो यहाँ पर इससे कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? 82.5 E। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ 85 गेटवे ऑफ इंडिया वॉज बिल्ड टू कमेमोरेट रॉयल विजिट ऑफ? तो किस रॉयल विजिट के लिए गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था? जेम्स 6, एडवर्ड 7, किंग जॉर्ज वी या फिर विलियम 4? तो ये बनाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया किसके लिए बनाया गया था? ये बना था किंग जॉर्ज वी के लिए, 5 के लिए। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वायसराय ऑफ इंडिया अनाउंस द डिसीजन टू डिवाइड बंगाल इन 1905? 1905 में जो इंडिया के वायसराय थे जिन्होंने बंगाल के विभाजन के लिए डिसीजन लिया था वो कौन थे? द लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड हैरडेंस, द लॉर्ड एरल या फिर लॉर्ड कर्जन? तो ये फैसला किसने लिया था? ये लिया था लॉर्ड कर्जन ने। रेसर पाइन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम? तो रेसर पाइन किससे निकालते हैं हम? तो ये निकालते हैं हम राव वॉल्फिया सर्पटेना से। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? C। नेक्स्ट वन इज द सीट ऑफ भ्रजक पित्ता इज? तो इसके बारे में जो इतना ही पता है मुझे भ्रजक पित्ता के बारे में, तो ये स्किन से रिलेट करता हुआ है, बट यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग मुझे भी उतना आइडिया नहीं है। यदि आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसको जरूर बताना। नेक्स्ट वन इज फॉल्स अबाउट स्केलेटल मसल? तो स्केलेटल मसल के बारे में यहाँ पर गलत क्या है? स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट इन सार्कोमियर, न्यूक्लियर पेरिफेरली, बट इसमें न्यूक्लियस कहाँ पर होता है? सेंट्रल बेस में होता है। तो यहाँ पर आप इसको आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड? तो इनमें से नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कौन सा है? ल्यूसिन, मिथियोनिन, एलानिन या फिर ट्रिप्टोफैन? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड यहाँ पर कौन सा है? एलानिन। कौन सा है यहाँ पर? आप किसको आंसर कर सकते हैं? C को। नेक्स्ट वन इज इन विच फेज ऑफ द सेल साइकिल आर द क्रोमोसोम इनएक्टिव, कंडेंस्ड एंड नॉन ट्रांसक्रिप्टेड इनटू मैसेंजर RNA? तो कौन सी फेज में हो गए? M फेज में। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 92 बाइसोप स्कोर इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट? तो बाइसोप स्कोर के कंपोनेंट सब हैं किसी एक को छोड़कर। सर्वाइकल डायलिटेशन, स्टेशन ऑफ फीटल हेड, कंसिस्टेंसी ऑफ सर्विक्स, बट यहाँ पर FHR नहीं होगा। राइट आंसर इज D। नेक्स्ट वन इज IgA एंटीबॉडी एक्वायर्ड फ्रॉम मदर थ्रू कोलेस्ट्रम इज एन एग्जाम्पल ऑफ? तो जो IgA एंटीबॉडी हैं कोलेस्ट्रम में रहेंगी मदर के मिल्क के थ्रू, तो किस टाइप का एग्जाम्पल होगा? नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी या फिर आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी? तो ये किस टाइप का है जो कोलेस्ट्रम में IgA एंटीबॉडी है मदर के मिल्क में? तो ये क्या है? जो फर्स्ट मिल्क होता है मदर का जिसको हम कोलेस्ट्रम कहेंगे, तो ये क्या है? नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 95 फॉल्स परसेप्शन दैट अकर्स द एब्सेंस ऑफ एन एक्चुअल सेंसरी स्टिमुलस इज? एक्चुअल सेंसरी स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं है, हम इसको क्या कहते हैं? हेलुसिनेशन। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेज ऑफ ग्रीफ इन कुबलर रॉस ग्रीफ साइकिल?
तो कुबलर-रॉस की ग्रीक साइकिल में कितनी स्टेज होती हैं? 5। यहाँ पर सीक्वेंस पूछा है, करेक्ट ऑर्डर पूछा है, तो वो है डिनायल, एंगर, बार्गनिंग, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस। फर्स्टली आप डिनाई करेंगे, गुस्सा होंगे, बार्गनिंग करेंगे, डिप्रेशन होगा एंड आप क्या कर लेंगे? इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट वन इज एज पर द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट प्रिंसिपल आउटडेटेड मेडिसिन शुड बी डिस्पोज्ड इन विच ऑफ दीज बैग। तो जो आउटडेटेड मेडिसिन है किस में डिस्पोज करेंगे? येलो, ब्लैक, रेड या फिर वाइट ट्रांसल्यूसेंट बैग में। तो यहाँ पर जो भी आउटडेटेड मेडिसिन होंगी वो किस बैग में जाएंगी? वाइट ट्रांसल्यूसेंट बैग में। नेक्स्ट वन इज अमंग द फॉलोइंग विच इज द सेफेस्ट मास्क फॉर द ICU नर्स ड्यूरिंग एंडोट्रैकियल सक्शनिंग इन अ मैकेनिकली वेंटिलेटेड पेशेंट हैव ए कोविड इन्फेक्शन। तो इसका आंसर आप लोग देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी ड्यूटी की हुई है कोविड में, इसीलिए मैं इसका आंसर आपसे पूछ रही हूँ। मुझे पता है लेकिन इसका आंसर आप लोग से चाहिए है। क्वेश्चन है कि ICU नर्स है, कोविड पॉजिटिव पेशेंट की आप केयर कर रही है, मैकेनिकल वेंटिलेटेड है पेशेंट, ET सक्शनिंग करवाई जा रही है, तो आप उस टाइम पर कौन सा मास्क है जो पहनेंगे? FFP1 मास्क, N95, ट्रिपल लेयर्ड सर्जिकल मास्क या फिर सर्जिकल मास्क प्लेस्ड ओवर अ क्लॉथ मास्क। क्वेश्चन नंबर 98, इसका आंसर आप लोग देंगे। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द प्रॉपर टेक्निक विथ ग्रेविटी ट्यूब फीडिंग। तो ग्रेविटी ट्यूब फीडिंग की प्रॉपर टेक्निक यहाँ पर क्या है? तो वो हैंग फीडिंग बैग 1 फुट हायर देन द ट्यूब्स इंसर्शन पॉइंट इनटू द क्लाइंट। लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग IV फ्लूइड इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आइसोटोनिक कौन सा फ्लूइड है? 25% डेक्सट्रोज, रिंगर लैक्टेट, 3% नॉर्मल सलाइन या फिर 0.4% नॉर्मल सलाइन। तो RL है यहाँ पर क्या है? आइसोटोनिक फ्लूइड। तो क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर आप लोग देंगे। आई होप आपको आंसर है जो सही लगे हों, या जिस भी क्वेश्चन में आपको लगता है कि मैंने रॉन्ग आंसर दिया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और जिन भी लोगों ने अपना स्कोर चेक कर लिया है तो यहाँ पर आप सभी के भी नंबर्स देख सकते हैं, इवन जो उन्होंने PDF दी है NHM हरियाणा में, जिससे आपको एक आइडिया हो सकता है आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।